Second 11th standard. Are you done talking? Anyone I see talking now, for whatever reason, I'm sending you outside the classroom. I do not wish to hear any excuse कि नहीं मैं सिर्फ यही बोल रहा था, मैं सिर्फ उसको वहां जाने के लिए बोल रहा था, मैं सिर्फ फोन मांग रहा था, मैं सिर्फ बुक मांग रहा था. प्लीज ये सब ना बोलिएगा मुझको. Okay? All right, here we are. So we say the phenomenon of eruption of the molten rock from the Earth's surface or the crust is called as volcanism. Okay, so as long as the molten rock can reach the Earth's surface or anywhere even below the Earth's surface, we call that volcanism. All right, सारे लावा का, सारे molten rock का main source कौन सा होता है? Asthenosphere. Whether it is lava, magma, सब कुछ कहाँ से आना है? Asthenosphere से आना है. Okay, asthenosphere के ऊपर क्या float करता है? You sir, black shirt. एस्टेनोस्फीयर के ऊपर क्या फ्लोट करता है? कौन सा लेयर होता है अर्थ का जो एस्टेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करता है? लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर बोलना चाहिए हमें. लिथोस्फीयर फ्लोट करता है. मैग्मा जो होता है, इट इज द मोल्टन रॉक बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ. जब भी when we find the magma, when we find molten rock below the surface of the earth, we term that as magma. When we find that above the surface of the earth, we term that as lava. Okay, ये डिस्टिंक्शन ठीक से याद कीजिएगा, बिकॉज जब आपको रॉक्स स्टडी करने होंगे ना, तो आपको पूछा जाएगा कि कौन सा रॉक कहाँ से ऊपर आता है एंड सो ऑन सो फोर्थ, कहाँ से फॉर्म होता है. तो दिस इज गोइंग टू बी द केस. ओके, अभी जितने भी टाइप के वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स है आपके पास, उसके दो टाइप्स है हमारे पास, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव. इंट्रूसिव माने क्लियरली जमीन के नीचे जो बनते हैं वो. ओके, जो जमीन के नीचे बनेंगे उन लैंडफॉर्म्स को इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स बोलेंगे. एंड जो जमीन के ऊपर बनेंगे ये मैग्मेटिक मटेरियल से या लावा मटेरियल से, तो क्लियरली उनको बोलेंगे एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स. ओके, तो इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स विल बी फॉर्म फ्रॉम मैग्मा, कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा, whereas extrusive volcanic landforms will be formed by cooling and solidification of lava. Okay, ठीक है. एंड जो भी इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स बनते हैं उनको प्लूटोनिक रॉक्स कहते हैं, whereas जो भी एक्सट्रूसिव वोल्केनिक रॉक्स बनते हैं उनको वोल्केनिक रॉक्स बोलते हैं. वहां जाकर खड़े हो जाइए. Go and stand over there. No, no excuses. Didn't I tell you this before? एंड वहां जाकर किसी से बात ना कीजिए, अच्छे बच्चे है वो. ओके, सो वी आर सेइंग कि जो भी रॉक्स ऊपर की तरफ बन जाएंगे उनको वोल्केनिक रॉक्स बुलाएंगे, जो रॉक्स नीचे की तरफ बन जाएंगे मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से एंड कूलिंग से, उनको प्लूटोनिक बुलाएंगे. प्लूटो भी एक भगवान का नाम है जो अंडरवर्ल्ड का गॉड मानते हैं उसको. ही इज कंसिडर्ड द गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड. अंडरवर्ल्ड माने हेल, हेल, हेल. हाँ, तो you thought Bombay underworld. So we were saying he is considered, Pluto is considered the god of underworld. तो उसके पीछे जो जमीन के नीचे होता है वो Pluto का jurisdiction, इसलिए we say that plutonic, we call that plutonic rocks. Okay, ठीक है. मैग्मेटिक मटेरियल जो भी होगा आपका वोल्केनिक मटेरियल, दैट विल कंटेन ऑफ लावा फ्लोज, नॉर्मल लावा फ्लोज जो मिलते हैं, पायरोक्लास्टिक डेब्रीज, पायरो मीनिंग फायर, क्लास्टिक माने स्टोन, सो फायरी स्टोन टाइप के जो चीजें नहीं, ऐसे उबलता हुआ पत्थर जो बाहर निकलेगा उस एक्सप्लोजन में से, वी आर लुकिंग एट दोस. Volcanic bombs, I can show you what a volcanic bomb looks like. See this. This is what a volcanic bomb look like, and this is something that is still cooling down, simmering down. Okay, so you can't imagine what it looks like जब वो immediately बाहर आ जाता है. Okay, वो बहुत बड़े बड़े चीजें होती है जो बाहर आती है. So we are saying इस तरह के volcanic bombs, ash, dust and nitrogen compounds, sulfur compounds, and ये सारा सब कुछ बाहर निकलता है. Okay, लावा या तो फ्लूइड हो सकता है या विस्कस हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन लावा कितना फ्लूइड है या कितना विस्कस है. You both, gray shirt, black shirt, out. Leave the classroom. I told you ना, मेरा पेशेंस नहीं है. मैंने 10 मिनट बहुत पेशेंस दिखा लिया, अब मैं पूरा क्लास पेशेंस नहीं दिखाऊंगी. बाहर जाइए. I do not wish to hear excuses. बाहर जाइए. Gray shirt, go with your
फ्रेंड। तो लावा फ्लूइड हो सकता है, विस्कस हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन वो जितना फ्लूइड है या विस्कस है वो उस तरह का लैंडफॉर्म बना देगा। ओके, सो अगर फ्लूइड लावा निकल रहा है बाहर तो क्लियरली इट विल मेक शील्ड वोल्केनोज, फ्लड बेसॉल्ट प्रोविंसेस एंड स्टफ लाइक दैट। अगर विस्कस लावा निकल रहा है तो फिर कैल्डेरा, स्ट्रेटोवोल्केनोज वगैरह ये सब कुछ बनेगा। ओके, वी आर लुकिंग एट समथिंग लाइक दैट। इज दिस गुड पीपल? हाँ, ठीक है। अभी हम सारे इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म स्टडी करते हैं। ओके, these are the intrusive, ये जो ऑरेंज में नजर आ रहे हैं ना वो सारे इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स हैं। कैन यू मेक आउट दिस इज द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ये वाला जो है ऊपर वाला लाइन वो सर्फेस ऑफ द अर्थ है। ओके, दिस इज कंसिडर्ड द सर्फेस ऑफ द अर्थ। यू आर सेइंग कि ये नीचे के जितने भी लैंडफॉर्म्स है वो सारे इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स है जो लावा की वजह से, मैग्मा की वजह से बने हैं। ओके, ठीक है। सबसे नीचे वाला देखिए, इट इज कॉल्ड एज अ पैथोलिथ। ये वाला जो लैंडफॉर्म है दैट इज कॉल्ड एज अ पैथोलिथ। ओके, नीचे का बेस फ्लैट है उसका, ऊपर का जो है वो डोम शेप बेस है ना, ऊपर का जो टॉप है उसका वो डोम शेप है, ऐसा क्लियरली डोम शेप है। एंड यू कैन मेक आउट हाउ बिग, ह्यूज एंड मेजेस्टिक दिस थिंग इज, राइट? बहुत बड़ा है, बहुत ह्यूज है। तो वो पैथोलिथ जो होता है, एंड इसमें से ये मल्टीपल कॉन्डुइट्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से ये वाले। कैन यू सी दोस वेरियस कॉन्डुइट्स और पाइप्स जो बाकी के लैंडफॉर्म्स को लावा सप्लाई कर रहे हैं या मैग्मा सप्लाई कर रहे हैं, राइट? सो दिस इज अ पैथोलिथ। ओके, ये सबसे नीचे होता है अमंग ऑल इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, ये सबसे नीचे होता है, सबसे डीप होता है अर्थ में, सबसे बड़ा, सबसे मजेस्टिक होता है। एंड दिस इज द सोर्स ऑफ ऑल द मैग्मेटिक मटेरियल जो यहाँ वहां हर जगह पे जाएगा। ओके, सो वी आर सेइंग कि ये वाला पैथोलिथ जो होगा वही सप्लाई करता रहेगा, इसमें एक्चुअल मैग्मा है, अभी तक कूल एंड सॉलिडिफाई नहीं हो गया है, यही जाके वो सारा मटेरियल सप्लाई करेगा टू द रेस्ट ऑफ द इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। ओके, ठीक है। एंड कभी कभी इट ऑल्सो हैपेंस टू बी द सोर्स ऑफ द वोल्केनो अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ओके, ये वाला दिख रहा है, ये सीधा ऊपर के वोल्केनो की तरफ जा रहा है। सो वी आर सेइंग कभी कभी वो उसका भी सोर्स करके काम कर लेता है। ओके, सो दैट इज कंसिडर्ड अ पैथोलिथ। तो वी से लार्ज डोम शेप बॉडी जो होगा मैग्मेटिक मटेरियल का, it usually cools in the deeper depths of the earth's crust. Okay, आराम से कूल डाउन करता है, जब तक है तब तक काम करेगा वहां पे, जब फाइनली वो सप्लाई नीचे से उसका कट ऑफ हो जाएगा तो वो चुप हो जाएगा, कूल करेगा, सॉलिडिफाई कर जाएगा। ओके, जब ऊपर का सारा मटेरियल निकल जाता है, ये जो इतना सारा अर्थ उसके ऊपर बैठा था, वो अर्थ जब निकल जाएगा धीरे धीरे ओवर वेदरिंग, डेन्यूटेशन वगैरह के प्रोसेसेस से, सालों साल, हजारों सालों के बाद जब ये निकल जाएगा तब जाके ये पैथोलिथ आपको एक्सपोज हो जाता है, हमारी नॉर्मल नजर को दिखने लगता है। ओके, तो ये यूजुअली ग्रेनाइटिक रॉक होता है क्योंकि वो जमीन के नीचे कूल डाउन हो गया, इसलिए इट टुक ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड टू कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई। रॉक बनने का प्रोसेस पूरा हो गया, बड़े बड़े लार्ज ग्रेन्स बन जाते हैं उसके, प्रॉपर ग्रेनाइट का पत्थर बन जाता है। एंड दीज आर वेरी लार्ज एंड ह्यूज एंड स्पेक्टाकुलर स्ट्रक्चर्स। ओके, दिस इज वन एग्जांपल ऑफ व्हाट अ बैथोलिथ लुक्स लाइक। जब वो कूल होगा, सॉलिडिफाई होगा तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, दिस इज अ वेरी फेमस प्लेस, भोंगिर नाम की जगह है तेलंगाना में। सो ये भोंगिर का बैथोलिथ है। ओके, दिस इज द भोंगिर बैथोलिथ। ओके, इंडिया का तो सबसे लार्जेस्ट बैथोलिथ है अपने यहाँ पे। सो देयर आर अदर्स दैट आर कंसिडर्ड लार्जर इन द वर्ल्ड, बट इंडिया में सबसे लार्जेस्ट ये बैथोलिथ है। ओके, द भोंगिर बैथोलिथ। इज दिस गुड पीपल? सो ये भोंगिर बैथोलिथ है। एंड विक्लो माउंटेन्स ऑफ आयरलैंड आर अनदर फेमस एग्जांपल। मलेशिया का एक मेन नाम का रेंज है, मेन रेंज। ओके, दैट इज आल्सो अ वेरी फेमस एग्जांपल ऑफ बैथोलिथ्स दैट आर फॉर्म्ड एवरीवेयर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव अ लैकोलिथ। ओके, लैकोलिथ जो होता है वो उसका स्ट्रक्चर देखिए, ये ऐसा है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ लैकोलिथ। कैन यू मेक आउट? नीचे से फ्लैट है, ऊपर से प्रॉपर आर्च है ना, ऊपर से प्रॉपर आर्च होगा। और वो सिर्फ अकेला आर्च नहीं हो रहा है, उसके ऊपर की जितनी भी जमीन है वो भी आर्च हो रही है। कैन यू मेक आउट? all this land or layers of land or soil above it have also been arched, तो वो थोड़ा ऊपर की तरफ ऐसे ऊपर आर्च हो जाता है वो। ओके, तो दिस इज अ लैकोलिथ, इसको लैकोलिथ बोलते हैं। उसको नीचे से पैथोलिथ से कॉन्डुइट आएगा और वो कॉन्डुइट उस लैकोलिथ का जितना भी मैग्मेटिक सप्लाई है वो मिल जाएगा उसको वहां से। ओके, तो दिस इज अ लैकोलिथ। ये नॉर्मली डोम शेप बॉडी होती है, बेस को नीचे से पाइप से कॉन्क्रीट लाइक फ्लो मिलता है, एंड इट आर्चेस अप व्हाटएवर, ऊपर के जितने भी सॉफ्ट पत्थर होता है ना उसको भी वो आर्च कर लेता है। ये भी जब फाइनली ऊपर के पत्थर निकल जाते हैं और एक्सपोज हो जाता है तो कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, द डेविल्स टावर इन वायोमिंग, यूएसए में है ये। तो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ अ लैकोलिथ। ओके, ये भी ग्रेनाइट ही होगा। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स जितने भी बनेंगे वो सब ग्रेनाइटिक फॉर्म में बनेंगे। हाँ, प्लीज रिमेंबर, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स जितने होते हैं वो बेसोल्टिक हो सकते हैं, ग्रेनाइटिक हो सकते हैं, लेकिन बेसोल्टिक होंगे मोस्टली। लेकिन जितना भी जमीन के नीचे बनेगा ना उसको कूल एंड सॉलिडिफाई होने को बहुत टाइम मिला है, तो ऑब्वियसली जो बनेगा वो ग्रेनाइट बनेगा। ओके, इट विल बी ग्रेनाइट। So this is also a granitic structure. This is a laccolith. हमारे पास examples are of a laccolith, Henry Mountains और Pine Valley in Utah. Okay, that is the next. Once again, USA का example है।
थर्ड टाइप का जो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है दैट इज गोइंग टू बी अ लोपोलिथ। लोपोलिथ का मतलब ये ऐसा सॉसर जैसा नजर आ रहा है, ऐसे सॉसर शेप जैसे दिखता है, वैसा लोपोलिथ है। उसको साइड से कॉन्ड्यूट मिलेगा, यहाँ से सारा मैग्मा जाएगा, आराम से कूल डाउन करेगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, जब तक रहेगा तब तक रहेगा। ओके, सो दिस इज द लोपोलिथ। लोपोलिथ्स हमारे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सॉसर शेप इंट्रूजन होता है, शैलो बेसिन की तरह दिखते हैं, बहुत ह्यूज होते हैं, इट इज लाइक सेवरल 100 किलोमीटर्स लार्ज होते हैं ये अक्सर, एंड दे आर कॉन्केव टू द स्काई। हमारे पास फेमस एग्जांपल इज बुशवेल्ड के लोपोलिथ्स। ओके, इन साउथ अफ्रीका यू हैव बुशवेल्ड लोपोलिथ्स, दोस कैन बी फाउंड देयर। ओके, नेक्स्ट जो एग्जांपल होता है दैट इज अ फैकोलिथ। यू कैन सिट हियर। फैकोलिथ्स जो होते हैं, इफ यू टॉक अगेन आई एम सेंडिंग यू आउट। फैकोलिथ्स जो होते हैं उनको देख लीजिएगा, ऐसे एंटीक्लाइनल सिंक्लाइनल फॉर्म में दिख रहा है, पहले एक एंटीक्लाइन है फिर साथ में एक सिंक्लाइनल है, तो वी आर सेइंग कि इस फॉर्म में जो अपीयर करते हैं वो फैकोलिथ्स होते हैं। ये ना आपको एग्जाम्स में पूछते हैं यहाँ, तो आप ध्यान से याद कीजिएगा कि फैकोलिथ्स क्या होते हैं, लैकोलिथ्स क्या होते हैं। सो वी आर सेइंग कि ऐसे जो एंटीक्लाइनल सिंक्लाइनल फॉर्म में मिलते हैं उनको फैकोलिथ्स कहते हैं। ओके, वंस अगेन आपको एक कॉन्ड्यूइट मिलेगा जो उसको सप्लाई करेगा सारा मैग्मा, एंड दैट इज वेयर द फैकोलिथ्स विल बी। ऑलराइट, ठीक है। सो ये इसके फेमस एग्जांपल्स हमारे पास कॉन्डन हिल है इन वेल्स, इंग्लैंड में, ग्रेट ब्रिटेन नहीं, यूनाइटेड किंगडम में। ओके, दैट इज वेयर वी आर लुकिंग फॉर कॉन्डन हिल इन वेल्स। एंड लास्टली सिल्स एंड डाइक्स रहते हैं। सिल्स क्या होते हैं? विंडो सिल्स कैसे होते हैं? फ्लैट हॉरिजॉन्टल होते हैं, हाँ, तो वो होंगे सिल्स। एंड डाइक्स कैसे होते हैं? वर्टिकल इंट्रूजन्स। तो अगर हॉरिजॉन्टल इंट्रूजन्स होंगे तो उनको सिल्स बुलाएंगे, अगर वर्टिकल इंट्रूजन्स होंगे तो उनको डाइक्स बुलाएंगे। ओके, आई शो यू व्हाट सिल्स एंड डाइक्स आर। कैन यू मेक आउट दिस हॉरिजॉन्टल थिंग ओवर हियर? दिख रहा है ना, अलग लग रहा है सारे पत्थरों से, तो उसको सिल्स बुलाएंगे। ये जो वर्टिकल वाले हैं उसको डाइक्स बुलाएंगे। ओके, दोस विल बी कॉल्ड एज डाइक्स। इज दिस क्लियर? सिल्स एंड डाइक्स, लैकोलिथ्स, लोपोलिथ्स एंड दिस बैथोलिथ्स एंड फैकोलिथ्स। ओके, सब कुछ समझ में आ गया? बैथोलिथ सबसे बड़ा, लोपोलिथ्स जिसका वो ऊपर से एक ऐसा छोटा डोम शेप मिलेगा लेकिन काफी बड़ा होता है, लोपोलिथ जो ऐसा सॉसर शेप्ड होता है, फैकोलिथ जो एंटीक्लाइन सिंक्लाइन फॉर्म में आता है, एंड और क्या, सिल्स एंड डाइक्स। सिल्स माने हॉरिजॉन्टल इंट्रूजन्स, डाइक्स माने वर्टिकल इंट्रूजन्स। ठीक है, फाइन, फास्ट है, समझा? ठीक है, गुड। ओके, नाउ यू गो टू द एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। ओके, अभी हम सारे जितने दुनिया के एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स हैं उनको कंसिडर करते हैं। एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स में जब आप टाइप्स ऑफ वोल्केनोस कंसिडर करते हो तो उसको दो टाइप से डिवाइड करते हैं हम लोग, एक बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशन एंड नेचर। ओके, कि हाउ व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द वोल्केनोस, तो हम बोलते हैं कि अगर उसका लावा फ्लूइड होगा तो फिर उसके बनते हैं शील्ड वोल्केनोस या फ्लड बेसॉल्ट प्रोसेस। ओके, फर्स्ट एंड फोर्थ ये फ्लूइड लावा के बनते हैं। अगर कॉम्पोजिशन ऑफ द लावा इज अ लिटिल विस्कस, लावा का कॉम्पोजिशन थोड़ा डिफरेंट रहा, उसमें सिलिका थोड़ा ज्यादा रहा, विस्कस हो गया वो, उसका क्वालिटी थोड़ा विस्कस रहा, तो फिर उसके जो वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो कॉम्पोजिट वोल्केनोस या स्ट्रेटो वोल्केनोस बुलाते हैं या फिर कैल्डेरास बुलाएंगे। ओके, वो दो टाइप्स के बनाते हैं। सो वी आर सेइंग दीस टू काइंड्स ऑफ वोल्केनोस कैन बी फॉर्म। ये चार बेसिक टाइप के वोल्केनोस होते हैं। यू विल कम अक्रॉस अनदर वन व्हिच वी कॉल एज सिंडर कोन्स, but that is not that is the simplest form of a volcano. It has very little to do with the kind of lava that comes out of it. It is more to do with the kind of process that volcanism is. The process of volcanism is lava बाहर आएगा, थोड़ा सी सिंडर्स बाहर आएंगे, एश बाहर आएगा, मे बी वो सब कुछ ऐसे एश डस्ट वगैरह उस सबका मिक्सचर आएगा। तो सिंडर्स माने वो जो जली हुई चीजें रहती है ना, आधी जली चीजें होती है, तो उसका बना हुआ जो कोन होता है, बेसिक कोन, उसको हम सिंडर कोन बुलाते हैं। वेट अ मिनट, आई विल शो यू व्हाट पाराकुटे, पारिकुटे। कैन यू मेक आउट दिस वन? हाँ, दिस इज पारिकुटिल। पारिकुटिल नाम का वोल्केनो है, बहुत बेसिक सिंडकोन है। इसका बहुत मजेदार स्टोरी था। दिस इज इन अ विलेज इन मेक्सिको। ओके, तो वहां पर ना सुबह सुबह वहां पे फार्मिंग का हार्वेस्ट का टाइम था, तो वो फार्मर बेचारा, उनके पास घोड़े वोड़े हुआ करते थे। दिस इज 1940 की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो उनके पास घोड़े वोड़े थे, वो घोड़े लेके चले गए अपने फार्म पे सुबह सुबह, बिफोर द रेस्ट ऑफ हिज फैमिली वाज गोइंग टू जॉइन हिम। एंड देखते गए तो उनके फार्म में, जहां पर उन्होंने पहले का आज हार्वेस्ट यहाँ करना है जो एरिया मार्क करके रखा था, वहां पे धीरे धीरे ग्राउंड में से एक छोटा सा ऐसे धुआं धुआं निकल रहा था, एंड ऐसे छोटा सा हल्का सा स्ट्रक्चर बन रहा था। ओके, तो he got really scared. He thought he should get help from the villagers, so he went back. Okay, now the time that he took to come back was more than an hour or something. By that time वो volcano का height और भी increase हो गया था. Now everybody in the village got really scared,
एंड दे डिसाइडेड टू वेकेट दिस बिकॉज उसमें से बहुत धुआं वगैरह बाहर निकल रहा था. ओके, तो उन्होंने सोचा ये कोई अच्छी जगह नहीं है बैठने के लिए, तो दे ऑल क्विकली वेकेटेड द विलेज एंड वेंट अवे. एंड ये जो वोल्केनो था, ये बहुत जल्दी विद इन स्पेस ऑफ लाइक 2 days और समथिंग काफी काफी फीट ऊपर तक चला गया, लेकिन उनकी आंखों के सामने इतना बड़ा बना था. ओके, लाइक दिस वाज वन वोल्केनो जिसका हमने मॉडर्न ज्योग्राफी में या मॉडर्न स्टडीज में पहली बार किसी वोल्केनो को एक्चुअली बनते हुए देखा है. हमारे जितने भी पुराने वोल्केनोज है ना, वो दे आर मेनी मेनी थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड, राइट, मिलियंस ऑफ इयर्स ओल्ड. इतने पुराने वोल्केनोज है कि अभी डॉर्मेंट वॉर्मेंट हो गए हैं, right? So we have never seen a volcano being formed like this. So this was the first time that we saw a volcano being formed. इसलिए पारीकुतन is so important. And the second thing is, जब वो village finally रह गया पीछे, see this? I don't know if I can make this out. Can you make this out? नजर आ रहा है आपको? ये बीच में चर्च नजर आ रहा था. कैन यू मेक आउट द चर्च ओवर हियर? बीच का चर्च नजर आ रहा है. ये बाजू बाजू का ऐसे पत्थर पत्थर सा नजर आ रहा है. दिट इज ऑल लावा फ्लो जो बाद में जाके कूल एंड सॉलिडिफाई हो गया उसके आसपास. ओके, तो ये पूरा विलेज जो हो गया था, इनफैक्ट 2 villages अराउंड दैट एंटायर प्लेस वर कंप्लीटली ruined, कंप्लीटली flattened out. एंड ये पूरा रिमेन्स कुछ ऐसा ही दिखता है आपको, पत्थर 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 पूरा जो सॉलिडिफाई हो गया है बिकॉज दैट लावा हैज कूल्ड एंड सॉलिडिफाइड. ओके, तो इस तरह के विलेज. तो दिस इज पारीकुतन. ये बेसिकली जो है, this is the kind of a cinder cone that you can expect. ये वाला जो volcano है, this is a cinder cone. ये सबसे simplest volcano होता है, लेकिन we are looking for the 4 major types जो लावा की वजह से बनते हैं. That's why we go for shield volcanoes, stratovolcanoes, calderas and flood basalt provinces. Okay, ठीक है. So just remember that this is that. Okay. अभी ये रहा उसका कॉम्पोजिशन के बेसिस पे हम लावास को जब क्लासिफाई वोल्केनोस को जब क्लासिफाई करते हैं, तो अगर हम एक्टिविटी के बेसिस पे करें, द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच इट इरप्ट्स, उससे अगर क्लासिफाई करें तो फिर हम उसको बोलते हैं एक्टिव वोल्केनोस, माने जो अभी अभी इरप्ट होता है. अभी let's look at active volcanoes in the world. We can say Vesuvius is an active volcano. Sorry, Stromboli is an active volcano. उसको तो हम लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन बोलते हैं, क्योंकि वो इतने दफा ऐसे इरप्ट होते रहता है, कि इतना फ्रीक्वेंटली इरप्ट होते रहता है कि यू कैन क्लियरली सी इट अक्रॉस द मेडिटेरेनियन कि ये रहा स्ट्रोम्बोली. ओके, हमारे यहाँ अंडमान निकोबार बैरन आइलैंड में वही बता रही थी. हमारे यहाँ अंडमान निकोबार आइलैंड्स में यू हैव बैरन आइलैंड, है ना, यही पे बे ऑफ बंगाल में. So we are saying कि वो वाला जो है वो भी फेमसली स्ट्रैटोवोल्केनो है. ओके, इट्स अ स्ट्रैटोवोल्केनो, इट्स अ फेमसली एक्टिव वोल्केनो. जब हम कहते हैं कि वो एक्टिव वोल्केनो है, तो उसमें से एक्चुअली हमने बहुत सालों तक लावा बाहर आते हुए नहीं देखा है. ओके, हम जब उसको देखते हैं तो उसमें से अक्सर धुआं धुआं बाहर निकलता है, स्टीम बाहर निकलती है, गैसेस बाहर निकलते हैं. So despite that, even if the lava is not coming out of the volcano, we would still call it an active volcano because it is still showing some sort of activity. Okay, as long as वो कुछ भी emit कर रहा होगा, we are going to call that as an active volcano. Okay, then there is that kind जिसमें dormant volcanoes, माने sleeping volcanoes, जिन्होंने बहुत सालों में कुछ emit नहीं किया हो, बहुत ज्यादा activity नहीं दिखाई हो. Okay, ऐसे volcanoes को ideally dormant बुलाना चाहिए. Mount Fujiyama famously this dormant volcano. Okay, then you have dormant में और क्या है हमारे पास, ओ नारकोंडम इज आइडियली हमारे यहाँ पे बैरन आइलैंड के थोड़ा सा ऊपर इस तरफ यू हैव नारकोंडम. ओके, इट्स आई एम लुकिंग एट द मैप. दिस इज बैरन आइलैंड, दिस इज नारकोंडम. आई ये तो यहाँ पे दिखाएगा भी नहीं मुझको. दिस इज बैरन आइलैंड ना. देखिए ये वाला अगर हमने बैरन आइलैंड बोला ना, दिस इज बैरन आइलैंड, तो यहाँ पर जो है वो नारकोंडम है. ओके, तो वो एक काइंड का डोमिनेंट वोल्केनो मान के चल सकते हैं हम लोग. ओके, वी बिलीव दैट इज अ डोमिनेंट वोल्केनो. ओके, ठीक है. एंड लास्टली देन यू हैव एक्सटिंक्ट वोल्केनोस, ऐसे वोल्केनोस जो उससे में भी 2-3 हजार साल तक कभी इरप्ट ही नहीं हो गए. ओके, तो उन्होंने एक्टिविटी दिखाना बंद कर दिया है, तो हम ऐसे वोल्केनोस को एक्सटिंक्ट वोल्केनोस बुलाते हैं. कैन यू से आइडियली दैट अ वोल्केनो इज कंप्लीटली एक्सटिंक्ट? डू यू हैव? अच्छा, आई वाज मैं सोच रही थी टिश्यूज नहीं है हमारे पास. अच्छा, आपके हाथ पे ऐसे ही पानी दे रहे हो ना, वो अर्घ्य हमें देते हैं जैसे वैसे. नो प्रॉब्लम. एक्सटिंक्ट वोल्केनोस को हम हमेशा एक्सटिंक्ट नहीं बुला सकते पीपल. वी कैन नॉट से दैट दे आर ऑलवेज एक्सटिंक्ट बिकॉज वोल्केनो में समटाइम्स हम मानते थे कि कोई एक्सटिंक्ट हो गया है, लेकिन वो अचानक से वापस अगर एक्टिविटी दिखाने लगा. हाँ, it takes a long time, and sometimes even volcanoes that we have considered extinct suddenly start showing activity and become active volcanoes all over again. Okay, तो फिर वो volcanoes थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है हमारे.
ऑलराइट, नेक्स्ट वी गो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लावास। ओके, लावास या तो अब हमें दो टाइप्स बनाएंगे, बेसिक हो सकते हैं, एसिड हो सकता है। ओके, तो बेसिक लावास जो होते हैं दे आर कंसिडर्ड द हॉटेस्ट ऑफ ऑल लावास। 1213 डिग्री सेल्सियस, 1200 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है। एंड दे आर डार्क कलर्ड, हाईली फ्लूइड। द रीजन व्हाई दे आर डार्क कलर्ड इज वो दे आर रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम। ओके, आयरन एंड मैग्नीशियम में रिच होते हैं, तो डार्क कलर्ड होते हैं। सिलिका नहीं होता है ज्यादा, तो सिलिका क्या करता है ना, यूजुअली ऐसे चिपचिपा बना देता है, उसको कंजील करा देता है, थिक बना देता है, इजीली फ्लो नहीं करेगा। तो बिकॉज सिलिका नहीं होता है तो वो इजीली फ्लो कर जाता है। ओके, दे आर वेरी फ्लूइड। एक्सप्लोसिव, अगर वो फ्लूइड है तो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव नहीं होंगे। सी पीपल, कौन सी चीज एक्सप्लोसिव होती है जो ऐसे धूम तड़ाक के बाहर आ जाती है, राइट? दैट काइंड ऑफ थिंग कैन बी सेड एक्सप्लोसिव। अगर ये जल्दी कंजील नहीं होगा, अगर ये जमेगा नहीं या आसानी से फ्लो करेगा, तो ये जमेगा क्यों? और जमेगा नहीं तो वो एक्सप्लोसिवली बाहर क्यों आएगा? तो ये क्वाइट फ्लोज होते हैं। ओके, ये जो बेसिक लावाज होते हैं उनके जो भी फ्लोज होंगे वो अक्सर क्वाइट होते हैं, रेडीली फ्लो करते हैं। एंड जब वो बाहर भी आते हैं तो थिन शीट्स की तरह स्प्रेड आउट कर जाते हैं। ओके, दे विल स्प्रेड आउट एज थिन शीट्स और क्विकली फ्लो करेंगे, जल्दी से स्प्रेड हो जाएंगे, जल्दी से फ्लो करेंगे। ओके, इस तरह के बेसिक लावास होते हैं। एंड देन द सेकंड टाइप ऑफ लावास आर एसिड लावास। ओके, एसिड लावास जो होते हैं दे आर लाइट कलर्ड लावास होते हैं, बिकॉज उसमें सिलिका ज्यादा होता है, आयरन मैग्नीशियम थोड़ा कम होगा। एंड क्लियरली सिलिका ज्यादा होने की वजह से दे आर लिटिल मोर विस्कस। ओके, थोड़े ज्यादा विस्कस हो जाते हैं। एंड सिलिका का परसेंटेज ज्यादा होने की वजह से वो आसानी से फ्लो नहीं करते, क्योंकि वो जल्दी ऐसे चिपचिपे हो जाते हैं, विस्कस हो जाते हैं, जल्दी कंजील करेंगे, जम जाएंगे। तो दैट इज द प्रॉब्लम विद देम, तो वो धीरे धीरे फ्लो करते हैं। ओके, रैपिड कंजीलिंग का एक मेजर प्रॉब्लम होता है विद दीस फ्लोज कि यूजुअली लावा कैसे होता है ना, एक वेंट में से बाहर आता है, राइट? देयर इज अ वो जो पहले दिखाया था पिक्चर में, तो देयर इज अ प्रॉपर वेंट जिसमें से लावा बाहर आता है। ओके, तो वो वेंट में जब लावा बाहर आता है तो उतने से छोटे से कॉन्डुइट में अगर ये लावा विस्कस हो गया तो वो जल्दी जम जाएगा। जम जाएगा तो वो क्या करता है, वो क्लियरली यहाँ पे ब्लॉक कर देता है ऊपर के पार्ट को। वी आर सेइंग कि इफ दिस इज द लावा कमिंग आउट, लेट्स से दिस इज द वेंट। ओके, ये तो बाथोलिप से कनेक्टेड है एंड दिस इज द वेंट, और ये यहाँ से वो लावा बाहर आ रहा है। ओके, दिस इज द वोल्केनो दैट इज बीइंग फॉर्म। तो भी ये जो वेंट होता है ना, यहाँ पर जब वो लावा कभी कभी जब जब बहुत ये होता है, विस्कस होता है, तो यहाँ पर जम जाता है। ओके, जम जाता है तो वो इस वेंट को ब्लॉक कर देगा। ओके, जहां से वो लावा ने बाहर आना है, यहाँ से लावा ने बाहर आना है, वहां पर वो उस वेंट को ब्लॉक कर देगा। ओके, अब उस वेंट को अगर वो ब्लॉक कर देगा या प्लग कर देगा, तो इसका मतलब क्या होता है, नेक्स्ट टाइम जब लावा को नीचे से बाहर आना है तो इट विल हैव टू पुश थ्रू दिस ब्लॉक, राइट? उसको वो ब्लॉकेज के अगेंस्ट पुश करना पड़ेगा। एंड जब भी आप किसी चीज के अगेंस्ट जोर से पुश करते हो तो ऑब्वियसली रिजल्ट क्या होता है, एक्सप्लोजन, राइट? वो बहुत एक्सप्लोसिवली बाहर आने की कोशिश करेगा, उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा प्रेशर से बाहर आएगा। तो क्लियरली ये लावा से रिलेटेड जितने भी एक्सप्लोजन होते हैं वो बहुत एक्सप्लोसिव होते हैं। ओके, दैट टू एक्सप्लोसिव, तो बहुत ज्यादा तो एक्सप्लोजन होगा तो ऑब्वियसली वो जो बाजू का पत्थर वगैरह है वो भी टूट जाएगा। पत्थर निकलेंगे तो पायरोक्लास्ट निकलेंगे, सिर्फ फ्लोज नहीं होंगे, लावा के फ्लोज नहीं होंगे, वोल्केनिक बॉम्ब्स निकलेंगे, पायरोक्लास्टिक मटेरियल निकलेगा, बहुत ज्यादा गैसेस निकलेंगे एंड लावा फूट फूट कर दूर दूर तक जाएगा। ओके, सो वी आर सीइंग दिस काइंड ऑफ एन एक्सप्लोजन यूजुअली बिलोंग्स टू एसिड लावास। ओके, तो एसिड लावास अक्सर बहुत एक्सप्लोसिवली इरप्ट करते हैं, बेसिक लावास क्वाइटली इरप्ट करते हैं। ओके, दैट इज व्हाट हैपेंस। इज दिस क्लियर पीपल? ओके, नाउ वी आर लुकिंग एट द फोर मेजर टाइप्स ऑफ वोल्केनोज। आपकी 1 घंटे तक क्लास चलती है, 4 बजे तक चलेगी, 3 बजे तक चलेगी। So we are looking at the various types of volcanoes. हम कहते हैं शील्ड, composite या stratovolcanoes. Third type of volcano is calderas, and lastly you have the fissure or the flood basalt provinces. Okay, so these are the 4 types of volcanoes that we are looking at. This is the very first and very basic type of volcano. उसको हम बुलाते हैं शील्ड वोल्केनो। कैप्टन अमेरिका का शील्ड याद है? कोई भी ढाल कैसे दिखती है, ऐसे ना फ्लैटिश होती है थोड़ी सी, बीच में से उसको थोड़ा ये होता है, अप होता है, अप एक एपेक्स होता है, लेकिन मोस्टली तो थोड़ा फ्लैटिश होता है, जेंटल स्लोप्स होते हैं। ओके, तो वो शील्ड जैसा दिखता है, इसीलिए इस वोल्केनो को शील्ड वोल्केनो बुलाते हैं। ओके, द रीजन व्हाई दिस, लुक एट द लावा दैट इज कमिंग आउट ऑफ इट। दिख रहा है कैसे रिवर की तरफ फ्लो करता है, बहुत फ्लूइड लावा निकलता है इसमें से। ओके, वेरी वेरी फ्लूइड लावा इज कमिंग आउट ऑफ दिस वोल्केनो। एंड लुक एट द वे इट इज बॉइलिंग, वो चाय उबलती है वैसे उबल रहा है वो लावा हैप्पीली, एंड जब निकल भी रहा है तो भी कितना हैप्पीली रेडीली फ्लो करता है वो लावा, राइट? सो दिस इज अ वेरी टिपिकल शील्ड वोल्केनो। वी से ये शील्ड वोल्केनोज जो होते हैं वो दुनिया के सबसे लार्जेस्ट वोल्केनोज होते हैं। कोनिकल टाइप के जो वोल्केनोज होंगे ना, उसमें सबसे लार्जेस्ट वोल्केनोज ये होते हैं। ओके, बहुत फ्लूइड लावा होता है, बहुत कम सिलिका होता है उसपे, तो ये जल्दी से कूल होगा, जल्दी से सॉलिडिफाई हो जाएगा, और जब बनेगा भी तो ये, गुड मॉर्निंग सर।
तो ये मोस्टली बेसोल्टिक बनेगा। ओके, जब ये कूल सॉलिडिफाई होके प्रॉपर पत्थर बन जाएगा, रॉक बन जाएगा, तो ये बेसोल्टिक पत्थर बनेगा। ओके, एंड सिंस दे एक्सप्लोड विद सच लो एक्सप्लोसिविटी, तो उसके जो स्लोप्स होते हैं ना वो भी जेंटली राइजिंग होते हैं। अब लावा का फंडा क्या है कि वो जाएगा और स्प्रेड होगा। ओके, तो ऐसा नहीं है कि वो ऊपर 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 जमता जाएगा। ओके, क्योंकि वो जम नहीं रहा है वहां पे, इट इज इजिली स्प्रेडिंग आउट। तो इसलिए वो वोल्केनो का साइज बड़ा होते रहता है, रेडियस बड़ा होते रहेगा और वो फ्लो होते रहेगा, लेकिन उसका हाइट उतना नहीं बढ़ता है। ओके, तो उसके स्लोप्स भी अक्सर जेंटली होते हैं एंड ब्रॉड फ्लैटेंड टॉप्स होते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ब्रॉड फ्लैटेंड टॉप होता है। yes, sir? How many of you are participating in Parliament? Alright. आपको ये चाहिए? अच्छा, Those who are participating, practice के लिए sure, sir, no problem. Good afternoon. Now, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? ओके, बाकी क्यों नहीं कर रहे? रीजन तो आना नहीं चाहते, संडे है इसलिए। देखो भाई, ये मौके बहुत कम मिलते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा काम नहीं है। 2 मिनट आकर स्टेज पे सबके सामने किसी भी यूनिट का या किसी भी बार हीरो का बात कर सकते, आप 2 मिनट कर सकते। अगर नहीं जिसको मिलता है मेरे पास आ जाओ, मैं दे दूंगा आपको। लेकिन प्लीज संडे सब जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट है, सब लोग संडे प्रेजेंट रहेंगे। जब आप टाइम पास किया जाएगा आपके पास, कितने बजे ये होगा? 26 जुलाई क्या है? क्या हुआ? बीमार है? ओके, तो कुछ दिन सबने कोशिश करो, पहले तो बताओ 100% करना है। सबने व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, बेल्ट और शूज, हेयर कट नॉर्मल लेंगे, अच्छा रहेगा। वो आपको खुद की पर्सनैलिटी अलग से दिखती है। तो सबने पार्टिसिपेट भी करना है और सबने आना है संडे के दिन। अभी कितने लोग हैं जो आप खड़ा हो हाथ कर, मैम इनको लेकर जा रहे हैं। अरे वो जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चलो ऐसे भी रूम में ऊपर। नहीं, मैं लूंगा ना, इसलिए तो आया हूँ मैं। मैं जा रहा हूँ। चलो बाकी आप लोग चलो ऊपर, बाकी आप लोग नहीं ले रहे क्यों? हाँ हाँ हाँ, मैं तेरे को बोल रहा हूँ मैं। हाँ क्यों? सब घर जाते। वाह, क्या बात है। अरे देश के, हम तो बॉर्डर पे नहीं गए, कम से कम हम लोग उसके बारे में बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं किसी के बारे में। भाई उसने हमारे 527 जवान ने उस टाइम शहीद हुए, वो किसके लिए? पहले तो हम लोग वो भी नहीं कर सकते तो क्या है? और आपका जब आप एक्टिविटी में हर एक में भाग लोगे तो आगे आओगे, तो भी तो आप आपका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो करना है आदत है। मैं 1 घंटा आप मुझे क्या हैंडलिंग के लिए चाहिए, इसके बाद मैनेजमेंट के लिए चाहिए हो, इसके अलावा भी ज्यादा नहीं, 2-2 मिनट का देना है। वेयर आर यू गाइस सपोज टू गो? अगर आपको ज्वाइन करना है तो कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो? अच्छा, वहां ऊपर गए। ओके, नो प्रॉब्लम। आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? हेलो टी शर्ट, तो ऐसे ही बाहर चले गए। आरसीबी। ओके, ये भी है। अरे वो आरसीबी की जर्सी पहन के घूमते हैं, मुझे तो उनका नाम भी याद नहीं, वो आरसीबी याद है मुझे। प्रथम। ओके, ठीक है, ये भी है। ऑल राइट, तो वी वर डिस्कसिंग शील्ड वोल्केनोस। वी सेड कि ये जो शील्ड वोल्केनो हो गया सेटल्ड। आरसीबी बात ना कीजिए। ओके, ठीक है। सो वी आर सेइंग कि दीज आर द लार्जेस्ट ऑफ द शील्ड कोनिकल वोल्केनोस। ये थोड़ा आराम से लावा फ्लो करता है, और फ्लो करता है तो फैल जाता है। ओके, आसानी से फैल जाता है, तो हाइट नहीं बढ़ता है वोल्केनो का, लेकिन उसका वो जो उसका रेडियस है वो बढ़ता जाएगा, तो वो लार्जेस्ट वोल्केनोस कहलाएंगे। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट ना? व्हेन आई सेड टॉलेस्ट
बोले तो टॉलेस्ट, व्हेन आई से लार्जेस्ट बोले तो ऐसे रेडियस वाइज लार्जेस्ट, डायमीटर वाइज लार्जेस्ट. ओके, सो वी आर सेइंग यूजुअली जेंटली राइजिंग स्लोप्स होते हैं, ब्रॉड फ्लैटेंड टॉप्स होते हैं. एंड आपका सबसे फेमस एग्जांपल ऑफ शील्ड वोल्केनोज इज हवाई में जितने भी वोल्केनोज है ना, हवाई आइलैंड्स हैज अ नाइस स्प्रिंकलिंग ऑफ वोल्केनोज. ओके, बड़ा सारा वोल्केनिक एक्टिविटी मिलता है आपको वहां पे. तो वहां के जितने भी मेजर वोल्केनोज है वो सारे शील्ड वोल्केनोज है. वेदर यू कंसीडर मोना लोआ और किलावेया, ये सारे जो वोल्केनोज है वो सारे के सारे शील्ड वोल्केनोज है. ओके, ठीक है. मोना लोआ तो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट वोल्केनो माना जाता है, लेकिन द थिंग इज कि वो ना थोड़ा जमीन से ओशन फ्लोर से शुरू करता है. ओके, तो ओशन फ्लोर उसका आधा टाइम, उसका व्हाट यू से आधी हाइट तो ओशन में ही छुप जाती है, तो थोड़ा सा ही ओशन के ऊपर दिखाई देता है. सो मोना लोआ दिखाओ आपको. यूएसए, हवाई ना. दिस इज मोना लोआ. ये जब मोना लोआ इरप्ट हो रहा था तब का है. लुक एट द काइंड ऑफ इरप्शन इट इज, एंड देखिए वो लावा कैसे बाहर निकलता है. एंड द सेकेंड वन आई शो यू. दिस इज इन पीसफुल टाइम्स. ये पीसफुल टाइम्स में मोना लोआ ऐसा दिखता है. ओके, दिस इज व्हाट इट विल लुक लाइक. हाइट बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन क्लियरली बड़ा है. ओके, बड़ा सा वोल्केनो दिखाई देता है, इट्स क्लियरली लार्ज. यहाँ पर भी सेम ना. दिस इज अ फार बेटर व्यू ऑफ द मोना लोआ ना, दैट कैन मेक मोर सेंस कि वो, ये यूजुअली ना यहाँ का जितना भी लावा है वो निकल निकल के सीधा समुंदर में जाता है, तो वो समुंदर का एरिया बड़ा, वो वहां की जमीन बढ़ाते फिरता है, बट वो यहाँ से सीधा समुंदर में ही जा रहा है यहाँ का लावा. ओके, दैट इज मोना लोआ. सी वो खिलवे यहाँ पे मोना लोआ है, तो खिलवे यहाँ पे है हैप्पी. तो दीज आर दोस वोल्केनोस. हाँ जी बोलिए ना. So we are saying Mauna Loa happens to be the largest volcano on Earth. I think if you are looking at the tallest volcano, it is going to be वो अपना अफ्रीका वाला किलिमंजारो. किलिमंजारो वो टॉलेस्ट वोल्केनो होगा. स्ट्रेटो वोल्केनो है ना, तो वो टॉलेस्ट होना चाहिए. Here we are. These are the composite or stratovolcanoes. Okay. Now the next type of volcanoes that we are looking for is composite or strato. Composite का मतलब क्या होता है people? Mixture, right? A mix of two or more things है ना, उसको हम composite बुलाते हैं. नहीं, composite numbers वगैरह किया था ना मैथ में, है ना, तो वो क्या होता है? इट्स अ मिक्स ऑफ टू और मोर नंबर्स. स्ट्रेटो माने स्ट्रेटा जिसमें होगा, लेयर्स जिसमें होंगे. ओके, उसको स्ट्रेटो वोल्केनोस बुलाएंगे. सो वी आर सेइंग लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर, ऐसे जब वोल्केनोस बनते जाएंगे तो उनको स्ट्रेटो वोल्केनोस बुलाते हैं. ओके, सो हियर वी आर सेइंग कि यहाँ पर जिस तरह के वोल्केनोस बनते हैं, वो लावा जो होता है वो यूजुअली थोड़ा सा कूलर लावा होता है. कूलर मतलब जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा ना हो. अभी भी 900 1000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है ना. बेसिक लावास में टेम्परेचर कितना हाई हुआ करता था? 1200 1300 डिग्री सेल्सियस, राइट? सो दिस इज जस्ट फॉर क्लोज टू 800 1000 डिग्री सेल्सियस. ओके, so we are saying usually this lava is much cooler, more viscous lava than basalt. Okay, so we are saying explosive eruptions होते हैं, वो लावा ना जल्दी से कंजील करता है, जल्दी से जम जाता है, इसलिए जो भी इरप्शन होगा वो एक्सप्लोसिव होता है. वो लावा सब कुछ तोड़ ताड़ के बाहर निकलता है. एंड क्लियरली जब इतना मटेरियल इतना एक्सप्लोड होकर बाहर निकलेगा तो आपके वो पायरोक्लास्टिक डेब्रीज एंड वोल्केनिक बॉम्ब्स एंड वो सारा दूर दूर तक फेंका जाएगा वो. ओके, इट गोज रियली फार अवे. अगर वो बहुत एक्सप्लोसिव इरप्शन रहा, स्पेशली कैल्डरास में जिस तरह का इरप्शन होता है, तो वो पायरोक्लास्टिक मटेरियल बहुत दूर दूर तक निकल जाता है. ओके, मतलब सेवरल किलोमीटर्स अवे, इट इज थ्रोन सेवरल किलोमीटर्स अवे. ओके, हर बार जब एक इरप्शन होगा इन अ स्ट्रैटोवोल्केनो, तो यूजुअली एक इरप्शन हो जाता है ना, इस वोल्केनो को देख लीजिए. ओके, पहला इरप्शन जब हो जाएगा ना तो लावा का कोटिंग हो जाएगा. ओके, एंड उसके ऊपर जो भी डस्ट और ऐश होगा वो सेटल हो जाएगा. ओके, फिर वापस नेक्स्ट इरप्शन होगा तो नए सिरे से और एक लावा का कोटिंग आएगा, एंड वो जो भी डस्ट ऐश निकला था वो भी एक सेटल हो जाएगा. ओके, देन वापस एक और इरप्शन होगा नेक्स्ट टाइम, जब कुछ महीनों में सालों में इरप्शन होगा, तो अनदर लेयर ऑफ लावा एंड डस्ट एंड ऐश. सो यू आर सेइंग हर बार ये लावा एंड डस्ट एंड ऐश के जो लेयर्स होते हैं वो हर इरप्शन के बाद ऐड होते रहते हैं, एंड वोल्केनो का हाइट हर इरप्शन के बाद बढ़ते 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 जाता है. ओके, तो ये वोल्केनोज जो होते हैं, स्ट्रैटो वोल्केनोज जो होते हैं, वो अक्सर दुनिया के सबसे ऊंचे वोल्केनोज होते हैं. ओके, जितने भी ऊंचे वोल्केनोज होंगे ना उसमें से ये हो गए स्ट्रैटो वोल्केनोज. ओके, तो अपना बैरन आइलैंड, दिस इज बैरन आइलैंड, इधर जाना मना है हमको. हम यहाँ पे जाके वो स्कूबा डाइविंग वगैरह कर सकते हैं, स्नॉर्केलिंग कर सकते हैं आसपास, लेकिन हमको इस आइलैंड को छूना मना है. यू कैन नॉट गो एंड बी ऑन द लैंड. इट इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द आर्मी, आई गेस. I don't think Coast Guard does it. I think the army only does it even now. Yeah, I don't remember यार. कोई तो एक एजेंसी करता है हमारा, या तो आर्मी या तो कोस्ट गार्ड, कोई तो प्रोटेक्ट करेगा. लेकिन वी आर सेइंग कि ये लोग यूजुअली इसको प्रोटेक्ट करते हैं, एंड यहाँ पर जाना अलाउड नहीं है. दिख रहा है आपको बैरन आइलैंड में से धुआं धुआं सा निकल रहा है? दिस इज द एक्चुअल वोल्केनो. ओके, ये बाजू बाजू का बस लैंड है जहां से वो वोल्केनिक आइलैंड है ना, वो उसमें से राइज करके आ गया है.
तो ये सब धुआं धुआं निकलता है उसमें से। ओके, प्रिटी साइट, बट लेट्स नॉट गो नियर इट। हाँ जी, वो बहुत बड़ा है एंड नहीं, वो जला देगा सब कुछ, फॉरेस्ट फायर नहीं आएगी। तो जब वो लावा बाहर आएगा, जिस किसी दिन बाहर आएगा, तो वो फॉरेस्ट फॉरेस्ट बचेगा नहीं, कुछ भी नहीं, फायर वायर कुछ नहीं, बस जल जाएगा सब कुछ, ऐसे काला काला राख बन जाएगा। इट विल बी चार्ड, वो नहीं बारबेक्यू करा दे चीजों का, वैसे हो जाएगा वो, बहुत बुरी तरह से जल जाएगा वो, क्योंकि वो 900 डिग्री सेंटीग्रेड की चीज क्या करेगी वो फॉरेस्ट का। ये एक्टिव है, लेकिन इसमें से लावा नहीं बाहर आ रहा है, धुआं आ रहा है ना, तो एक्टिव बोलेंगे क्योंकि एक्टिविटी दिखा रहा है। लेकिन इसमें से जब तक लावा नहीं बाहर आता है, तब तक हमको परेशान होने की जरूरत नहीं आएगी। एंड हुआ भी तो वो कहीं तो कहीं आइलैंड पे हो रहा है, समुंदर में हो रहा है, हमको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। अनलेस द इरप्शन इज रियली लार्ज, देन नॉट लार्ज इनफ टू ट्रिगर अ सुनामी होपफुली। लेकिन अगर वो इतना बड़ा हुआ इरप्शन की उससे सुनामी ट्रिगर हो जाए, तो फिर हमारे कोस्टल एरियाज को प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बहुत करीब है हमारे। रिमेम्बर, हमने 2001 में एक बार एक सुनामी एक्सपीरियंस किया था, राइट? तब जो इरप्शन हुआ था, वो कहीं यहाँ पे हुआ था, जैसे इस तरफ का इरप्शन था वो। ओके, सो यहाँ पर कहीं इरप्शन हुआ, इरप्शन भी नहीं था, अर्थक्वेक जैसा कोई एक्टिविटी था, जिसकी वजह से फाइनली ये पूरा एरिया, ये साउथ ईस्ट एशिया तो गया ही अंडर दैट सुनामी, लेकिन वी आर सेइंग ये यहाँ तक पहुंचा, हमारे यहाँ पे केरला तमिलनाडु तक पहुंच गए थे, राइट, वो सुनामी के वेव्स। एंड वी रियली सफर्ड फ्रॉम दैट। रिमेंबर इट, यू माइट नॉट रिमेंबर, यू मस्ट नॉट हैव बीन बोर्न आल्सो। वी आर टॉकिंग अबाउट 2004 की बात है शायद। तो तभी 26 दिसंबर की बात है, तो क्रिसमस वेकेशन थे, ऑलमोस्ट एवरीबडी वाज आउट ऑन वेकेशन, एंड लोग वेकेशन पे कहाँ जाएंगे, बीचेस पे जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल वर गैदर्ड ओवर हियर, साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी फेमस बीचेस है ना, वहां पर लोग जमा हो गए थे। एंड अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंड वाज दैट सुनामी केम इन, एंड ऑल दोस पीपल, ऑल दोस वेकेशनर्स जो स्पेशली वेकेशन करने आए थे, ऑल दोस पीपल हैड टू गो थ्रू दैट हॉरिबल कैलामिटी ऑफ द सुनामी। तो हमारे यहाँ पे तमिलनाडु में, केरला में, कोंकण तक कुछ नहीं आया था, sorry, but we are seeing this Coromandel coast and Kerala coast was very badly affected. And ये वाली जगह तो ज्यादा, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, वो तो ज्यादा बुरे अफेक्ट हुए थे। हम्म हम्म अरे आपको सोना ही है, आप इधर सोइए वहां सोइए, क्या फर्क पड़ता है। बाय बाय। आपके दोस्त के मोबाइल फोन्स होंगे, अगर वो प्रैक्टिस के लिए चले गए होंगे, आपके पास रह गए होंगे, तो प्लीज ले जाइए, हाँ? Okay. और ये ब्लू वाला क्यों? आप B2 है?
परफेक्ट, आगे सारे दिवस का सेलिब्रेशन प्रिपरेशन के लिए कर रहे हैं। अच्छा, वो जो अभी क्लास में आए थे वो विजय तोमर सर थे? नहीं, अभी क्लास में बच्चों को कलेक्ट करने कौन आया था? अच्छा, हमारे यहाँ कोई सर आए थे। लेट मी नो व्हेन यू गाइस आर सेटल्ड, हम शुरू करते हैं। वोल्केनिज्म, अर्थक्वेक, वोल्केनोस पढ़ेंगे, वोल्केनोस और उनका टाइप पढ़ेंगे। Settled? See, I settled people? Okay, ठीक है। हमने ना when we started this chapter, what we had done essentially was, तो क्या आपका, यार आप ना बहुत गलत इंसानों पे बैठ गए हो, आपको ना अकेले बिठाना चाहिए। यू सर स्ट्राइप शर्ट, आप उठिए, वहां जाके बैठिए। आप आप बाकी लोगों में ना बैठिए, आप बैठ के बातें करेंगे, सबसे परेशान करेंगे, मुझको भी सबको भी। नहीं कर, नहीं कीजिए आप ये। नहीं नहीं, जाइए बैठिए आप वहां पे। तो आप उनसे बातें ना कीजिए। हाँ हाँ, वहां बैठिए। गुड, वेरी गुड। ऑल वेरी मच अवे फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ ह्यूमन कॉन्टैक्ट। और टोपी सो गए क्या? आर यू स्लीपिंग? नो। अच्छा, यू सो वेल हिडन बिहाइंड दैट। इधर ऐसा ऐसा कैमोफ्लेज करने की क्या जरूरत है आपको यहाँ बैठे बैठे? हाँ, हम थोड़ी ना कारगिल दिवस सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। So you can choose to be away from the bag, sir. तो भैया, तो हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ डिस्कस किया, हमने अलग अलग लेयर्स डिस्कस किए, डिसकंटिन्यूटीज किए। हाँ, फिर उसके बाद हमने सोचा ओके एंडोजेनिक मूवमेंट्स देख लेते हैं। उसमें हमने दो ग्रेजुअल मूवमेंट्स देख ली, एक है पायरोजेनिक मूवमेंट जिसमें कॉन्टिनेंट्स बिल्ड हो रहे थे, अपलिफ्ट हो रहा था या सबसिडल्स हो रहा था। एंड देन दूसरा मूवमेंट देखा हमने ओरोजेनिक का, माउंटेन्स बिल्ड हो रहे थे। ओके, तो हमने फोल्ड माउंटेन्स बनते हुए देखे एंड उसके टाइप्स ऑफ फोल्ड्स देखे। फिर हमने ब्लॉक माउंटेन्स बनते हुए देखे एंड टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स देखे। ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट वाला जो होगा वो अभी सडन है, सडन एंडोजेनिक मूवमेंट देखेंगे आप लोग। विल फर्स्ट लुक एट वोल्केनिज्म एंड देन लुक एट अर्थक्वेक्स। ओके, तो वोल्केनिज्म मतलब वी आर लुकिंग एट ऑल दैट फेनोमेनन और प्रोसेसेस जिसमें मोल्टन रॉक जो होता है, whether in the form of lava or magma, it comes and to the surface of the earth or below the surface of the earth, cools, solidifies and forms landforms. Okay, वो process देख रहे हैं हम लोग। Basically, any process through which that molten magma is going to reach the surface of the earth and going to form a volcano. Okay, that is what is essentially volcanism for us. Okay,
सारा मैग्मा जो होता है या लावा जो होता है उसका सारा सोर्स कहाँ होगा? एस्टेनोस्फीयर में। रिमेंबर दैट एस्टेनोस्फीयर का लेयर जो मैंटल में रहता है, जिसके ऊपर आपको अपर मोस्ट सॉलिड मैंटल मिलता है और उसके ऊपर आपको क्रस्ट मिलता है, तो वो एस्टेनोस्फीयर के ऊपर आपका सारा लिथोस्फीयर फ्लोट कर रहा है। ओके, दैट इज दैट एस्टेनोस्फीयर। तो जो भी मोल्टन मैग्मा आपको जमीन के नीचे मिलेगा उसको हम मैग्मा बुलाते हैं, मोल्टन रॉक। एंड अगर मोल्टन रॉक आपको जमीन के ऊपर मिला तो हम उसको लावा बुलाएंगे। ओके, उसी चीज को जमीन के नीचे लावा बुलाएंगे जिस चीज को हम जमीन के ऊपर लावा बुलाएंगे। ओके, क्या बोला मैंने? उसी चीज को जमीन के नीचे मैग्मा बुलाएंगे जिसको जमीन के ऊपर लावा बुलाएंगे। इज दिस गुड? हाँ। प्लम शर्ट साइड में हो जाइए या इधर आके बैठिए। ओके, so we are going to look at these two things. Okay, अभी हम डिफरेंट टाइप्स के वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स देखते हैं। सो उसमें हम दो टाइप्स देखेंगे, एक इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स, दूसरे एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव माने जमीन के नीचे जो होंगे वो। ओके, अभी जमीन के नीचे मैग्मा होता है या लावा? मैग्मा। तो मैग्मा कूल हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, उसका पत्थर बनेगा, यूजुअली ग्रेनाइट। तो वो जो लैंडफॉर्म्स बनेंगे उनको हम इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। ओके, ठीक है। एंड वैसे वाले पत्थर जो बनते हैं, द रॉक्स दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स are famously called as plutonic rocks. Okay, तो प्लूटोनिक इसलिए बुलाते हैं बिकॉज प्लूटो इज कंसिडर्ड द गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड। हेल का राजा मानते हैं प्लूटो को। तो एनीथिंग बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कंसिडर्ड प्लूटोस किंगडम। ओके, तो उन रॉक्स को प्लूटोनिक रॉक्स बुलाएंगे। ओके, फिर वो लावा अगर सर्फेस से ऊपर आ गया और वहां जाके कूल एंड सॉलिडिफाई हो गया एंड वहां पे लैंडफॉर्म्स बना लिए, तो उनको एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स बुलाएंगे। एंड द रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे आर फेमसली कॉल्ड एज वोल्केनिक रॉक्स। ओके, उनको नॉर्मल वोल्केनिक रॉक्स बुलाते हैं। अभी the reason why we call all this process as volcanism is also because हाँ राइट था मुझको। हाँ, the reason why we call them volcanism, the reason why we call this process as volcanism is because somebody took them. I thought a guy took them. I thought they were his friends. You can go and ask. I don't know which guy now. Okay. So, एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स या इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स बोलने के लिए अगर हम बेसिकली वोल्केनिज्म इसलिए बुलाते हैं क्योंकि वोल्कन वाज कंसीडर्ड एज द रोमन गॉड ऑफ फायर्स एंड फोर्जेस। ओके, तो फोर्ज माने वो ठंडन नहीं करते हम लोग वहां पे मेटल को ये करते, फोर्ज को क्या बुलाएंगे यार? क्या बुलाते हैं? हाँ, आयरन को जहाँ शेप करते हैं, मेटल को जहाँ शेप करेंगे उसको फोर्ज बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? ब्लैक। हाँ, वो ठंडन नहीं मारते रहते। हैमर, हाँ लेकिन क्या बुलाते हैं उसको? See, this is a forge. शॉपिंग नहीं। See, this is essentially a forge. दिख रहा है ना? इसमें हम वो मेटल को थोड़ा सा ये करते हैं एंड रीशेप करते हैं, है ना? उसको फोर्ज बुलाते हैं। तो गॉड ऑफ फायर एंड फोर्जेस इज सपोज टू बी वल्कन। ओके, तो उसके नाम के पीछे हम पूरी ये प्रोसेस को, जिसमें मोल्टन रॉक जो होता है उसको, उसका जो भी प्रोसेसेस होंगे उसको वोल्केनिज्म बुला लेते हैं। ओके, दैट इज द जनरल आइडिया। तो नाउ वी आर सेइंग कि ये वाले जो प्रोसेसेस होते हैं अपने वोल्केनिक प्रोसेसेस, उसमें अभी क्लियरली अगर वो लावा या मैग्मा, यहाँ इस केस में लावा की बात कर रहे हैं हम लोग। सो वी से जब ये वोल्केनिज्म का प्रोसेस होता है, इरप्शन होता है, तो कौन सा मटेरियल बाहर निकलता है? वी आर सेइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ लावा फ्लोज निकलते हैं, पायरोप्लास्टिक डेब्रीज निकलते हैं। पायरो मीनिंग फायर, ओके, एंड प्लास्टिक माने स्टोन। ओके, तो ऐसे पिघले हुए पत्थर होते हैं ना जो थोड़ा पिघल जाता है बिकॉज ऑफ द लावा, लेकिन वो फिर भी पूरी तरह से पिघला नहीं है, ऐसा पूरा का पूरा पत्थर वगैरह जो होते हैं वो ऐसे बाहर फेंके जाते हैं। ओके, फॉर सेवरल किलोमीटर्स दे आर थ्रोन आउट। तो इस तरह के पायरोप्लास्टिक डेब्रीज मिलेंगे, वोल्केनिक बॉम्ब्स मिलते हैं। सी, दिस इज व्हाट अ वोल्केनिक बॉम्ब लुक्स लाइक। एंड ये तो फिर भी 2-3 दिन बाद आराम से थोड़ा कूल डाउन हो गया है, तो इसको वोल्केनिक बॉम्ब बुलाते हैं। बट यू कैन सी ना, वो बाहर से थोड़ा चार हो गया है, कूल हो गया है, लेकिन अंदर से वो अभी भी उतना ही, वो यू कैन लुक एट, वो गरम गरम है अंदर पूरी तरह से, राइट? तो इस तरह के वोल्केनिक बॉम्ब्स निकलते हैं। ओके, तो दिस इज वन थिंग दैट यू गेट। एशेस, डस्ट निकलता है, गैसेस निकलते हैं जैसे नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड्स, ये सब कुछ बाहर निकलता है। एंड ये लावा जो है आपका जो बाहर निकलता है वो या तो फ्लूइड हो सकता है माने इजीली फ्लो करेगा, या विस्कस होगा माने चिपचिपा होगा, बहुत आसानी से फ्लो नहीं करेगा। ओके, इस तरह के दो लावास मिलेंगे आपको। नाउ वी आर सेइंग लेट्स लुक एट द इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। ओके,
अब सारे इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स देख लेते हैं। इंट्रूसिव वोल्केनिक, ये दिख रहा है ना पिक्चर आपको यहाँ पे, हाँ, तो इस पिक्चर में जितना भी ऑरेंज ऑरेंज है ना, दोस आर दोस वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स दैट आर बीइंग फॉर्म्ड, ओके। एंड ये रहा जमीन, दिस इज द लेवल ऑफ द लैंड, ये वाला जो है वो लेवल ऑफ लैंड है, दिख रहा है। दिस इज द आउटर लेवल, अपर लेयर ऑफ द लैंड, ओके। तो ये लेवल लैंड है, एंड वी आर सेइंग इसके नीचे जो भी बन रहा है, व्हाटएवर इज बीइंग फॉर्म्ड ओवर हियर, इसको इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स बुलाएंगे, ओके। वो जमीन के ऊपर जो भी बनेगा उसको एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स बुलाएंगे, ओके। यहाँ पर सबसे मेजर कौन सा लग रहा है, ये वाला बैकोलिथ, हाँ, वो सबसे बड़ा, सबसे ये तो ऐसे सबसे मेजेस्टिक, सबसे स्पेक्टेकुलर लग रहा है, हाँ। अभी उसको देखिए, उसका नीचे का जो है ऐसा पूरा ब्लॉक जैसा है, और ऊपर जो है उसका टॉप जो है वो ऐसा डोम शेप लग रहा है, राइट, लग रहा है ना, थोड़ा डोम शेप टॉप है उसका, राइट। एंड उसमें से मल्टीपल कॉन्ड्यूइट्स बाहर निकलते हैं, देखिए ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये ऐसे मल्टीपल कॉन्ड्यूइट्स या पाइप्स जैसा बाहर निकलता है, जो बाकी लैंडफॉर्म्स को मैग्मा सप्लाई कर रहा है, इसको सप्लाई करेगा, उसको सप्लाई करेगा, है ना, अलग अलग जगह पे वो कॉन्ड्यूइट्स वहां से सप्लाई करता है। तो वी आर सेइंग ये बैथोलिथ जो है वो सिर्फ यहाँ पर जमीन के नीचे का सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट मैग्मा का हाउ डू से चेंबर है, सोर्स है, हाँ। तो वी आर सेइंग बड़ा सा चेंबर, बड़ा सा सोर्स है वो, एंड वो बाकी सारे छोटे बड़े इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स को भी मैग्मा सप्लाई करते रहता है, ओके। So we are looking at essentially this batholith, okay? तो batholiths जो होते हैं, they are large dome-shaped bodies, magmatic material के, जो जमीन के नीचे आराम से जाके कूल होते हैं, सॉलिडिफाई होते हैं, और बाद में पत्थर बनेगा। जब तक ये लावा मैग्मा कंटेन करता है, तब तक ये बाकी सबको मैग्मा सप्लाई करते रहेगा। जब इसका मैग्मा का सप्लाई खुद खत्म हो जाएगा, तो ये आराम से ओवर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, मिलियंस ऑफ इयर्स आराम से कूल होगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, और प्रॉपर ग्रेनाइटिक पत्थर बनेगा, ओके। आई डोंट नो इफ आई हैव सेड दिस बिफोर, लेकिन यूजुअली जो भी पत्थर, लावा या मैग्मा जब कूल डाउन होता है, डिपेंडिंग ऑन वो कहाँ कूल डाउन हो रहा है, मैग्मा जमीन के नीचे, लावा जमीन के ऊपर, ओके। तो जमीन के नीचे जब अगर वो मैग्मा कूल डाउन होता है, तो उसको वो बाहर के एक्सटर्नल एलिमेंट्स का अचानक, जैसे किसी ने जाके पानी नहीं डाला है उसके ऊपर, अचानक कूल डाउन करने का प्रोसेस नहीं किया है, तो आराम से कूल होगा, आराम से सॉलिडिफाई होगा, बड़ा बड़ा ग्रेन्स बनाएगा, एंड अच्छा खासा ग्रेनाइटिक पत्थर बनाता है, ओके। इट मेक्स अ प्रॉपर ग्रेनाइट रॉक, ओके। यही चीज अगर जमीन के ऊपर हो गई, तो बाहर तो बारिश है, हवा है, पता नहीं आइस स्नोफॉल हो रहा है, हु नोज व्हाट इज हैपनिंग राइट आउटसाइड, तो क्लियरली उसकी वजह से उसका जो कूलिंग का प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा एक्सेलरेट हो जाता है, ओके। एंड कूलिंग का प्रोसेस एक्सेलरेट हो जाए तो वो पत्थर जो बनेगा वो बेसॉल्ट बनेगा, थोड़ा शाइनी होता है, छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, छोटे क्रिस्टल्स बनाता है, तो वी आर सेइंग उस तरह का पत्थर बन जाएगा, ओके। दैट इज अ बेसॉल्टिक रॉक। So depending on whether the rock is being formed above the surface of the earth or below the surface of the earth, वो या तो बेसोल्टिक बनेगा ऊपर, या जमीन के नीचे ग्रेनाइटिक बनेगा, आराम से बनेगा, तो ओके। तो यूजुअली ये बैथोलिथ जमीन के नीचे जब कूल एंड सॉलिडिफाई होगा, तो ये बैथोलिथ्स बनते हैं, ग्रेनाइट के पत्थर बनते हैं, ग्रेनाइट करके सॉलिडिफाई कर जाएगा, ओके। कुछ सालों बाद मतलब आई एम टॉकिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, ओके, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स के बाद ये जो ऊपर के सारे लेयर्स है, ये सारे निकल जाते हैं, ओके, वेदरिंग की वजह से, डेन्यूडेशन की वजह से, ऐसे ही ये ऊपर के सारे लेयर्स निकल जाएंगे, और तब जाके ये बैथोलिथ एक्सपोज हो जाता है, एंड आई शो यू व्हाट इट लुक्स लाइक। अच्छा दिखता है, इट लुक्स वेरी प्रिटी, सो दिस इज प्रिटी माने इट इज इंटरेस्टिंग यार, फॉर अ पर्सन हु स्टडीज ज्योग्राफी इट इज इंटरेस्टिंग। सो वी आर सेइंग कि दिस इज कॉल्ड बैथोलिथ, ओके। ये भोंगिर नाम की एक जगह है तेलंगाना में, तो दिस बैथोलिथ इज कॉल्ड एज द भोंगिर बैथोलिथ, इंडिया का सबसे बड़ा बैथोलिथ है, आपको इससे भी बड़े बैथोलिथ्स मिल जाएंगे दुनिया में, लेकिन ये हमारे यहाँ का तो सबसे बड़ा है, ओके। भोंगिर बैथोलिथ इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट इन इंडिया, फाइन, ठीक है। अगर आप दूसरे पैथोलिथ्स देख रहे हैं, तो विक्लो माउंटेन्स ऑफ आयरलैंड या मेन रेंज ऑफ मलेशिया, दीज आर आल्सो कंसिडर्ड एज पैथोलिथ्स, ओके। दीज आर फेमस एग्जांपल्स ऑफ पैथोलिथ्स एवरीवेयर। दूसरा जो लैंडफॉर्म होगा, अब बैथोलिथ हो गया, अब दूसरा जो लैंडफॉर्म है हमारा, दैट इज कंसिडर्ड ए लैकोलिथ। ये दिख रहा है आपको, ये वी आर सेइंग ये पैथोलिथ से इसको नीचे से कॉन्ड्यूइट जा रहा है ना, यहाँ से कॉन्ड्यूइट जाता है, एंड क्लियरली ऊपर वो लैकोलिथ बन रहा है, उसका बेस फ्लैट है, हाँ बेस फ्लैट है, लेकिन ऊपर का देखा कैसे माउंट शेप आता है, हाँ माउंट शेप टॉप है उसका। एंड सिर्फ वही नहीं, वो उसके ऊपर की जो जमीन है वो भी थोड़ी सी आंच हो गई है ऊपर की तरफ, क्योंकि ये ऊपर ऊपर जा रहा है, राइट, ये थोड़ा सा ऊपर टर्न हो गया, तो क्लियरली उसके ऊपर की जमीन भी वैसे ही फोल्ड हो गई, वैसे ही आंच हो गई, ओके। तो सॉफ्ट पत्थर जो होता है उसको वो इजीली ऐसे आंच कर लेता है, सॉफ्ट सेडिमेंट्री रॉक्स होंगे ना, अगर किसी लैकोलिथ के ऊपर, तो वो इजीली इस तरह से आंच हो जाता है, ओके। इसको बुलाते हैं लैकोलिथ, दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ लैकोलिथ, ओके। इग्नियस माउंड होता है विद अ डोम शेप्ड अपर सरफेस एंड लेवल बेस होगा, ओके। नीचे से कॉन्ड्यूइट सप्लाई करता जाएगा उसको, हमेशा एक कॉन्ड्यूइट होगा, क्योंकि उसको सप्लाई चाहिए ना मैग्मा का, तो नीचे वो बैथोलिथ से ही कॉन्ड्यूइट निकलेगा, वो वहां से बेस फीड करता है उसको, बेस को,
एंड यूजुअली वो उसके ऊपर जो भी सॉफ्ट सेडिमेंट्री रॉक होगा उसको फोल्ड कर देगा, ओके, ओवरलाइन स्ट्रैटा को फोल्ड कर देगा। इसका फेमस एग्जांपल इज हेनरी माउंटेन्स ऑफ पाइन वैली इन यूटा, ओके। ऊटा 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 बोलना चाहिए हमें उसको। ये कहाँ है, मैं आपको एग्जांपल दिखा दूं फिर मैं ये बता देती हूँ। सी दिस इज व्हाट अ लैकोलिथ लुक्स लाइक। हाँ, यूएस में है, डेविल्स टावर बुलाते हैं इसको, डेविल्स टावर वायोमिंग में, ये वायोमिंग में है। ये ग्रेनाइट है, ये सॉलिड ग्रेनाइट है। हाँ एंड ये ऊपर की जमीन निकल गई है उसकी, तब जाके ये एक्सपोज हो गया है। ये ऊपर नहीं बना है, ये उसके ऊपर की सारी जमीन, हाँ जमीन के नीचे बना। एंड देन उसके ऊपर की जमीन डेन्यूडेशन से, वेदरिंग से जब एक्सपोज हो गई, तब जाके आपको ये चीज नजर आ रही। क्योंकि ग्रेनाइट को कुछ नहीं होता है, जमीन वेदर हो जाएगी, जमीन इरोड हो जाएगी, जो भी होगी, ग्रेनाइट एकदम पक्का रहता है, वेरी रेजिस्टेंट, ग्रेनाइट को कुछ नहीं होता है। हाँ, उसके ऊपर बहुत जमीन थी एक जमाने में, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ इयर्स के बाद वो सारी जमीन निकल गई। एंड जमीन निकल गई, रॉक इसलिए रह गया क्योंकि रॉक को कुछ नहीं होता है, ये ग्रेनाइट है ना, तो ग्रेनाइट एकदम स्ट्रॉन्ग, वेरी बहुत रेजिस्टेंट रहता है ग्रेनाइट, तो उसको सीरियसली कुछ नहीं होता है, तो जमीन निकल जाती है, ये एक्सपोज हो जाता है। इसको तो हमने एक्सकवेट भी नहीं किया है ऐसे नॉर्मली। कौन सा टेम्पल? हाँ हाँ, सिद्धेश्वर टेम्पल हमने ग्रेनाइट से बनाया है। तो मैं वही सोच रही थी, वो ग्रेनाइट से बनाया है हमने। इज दैट द सेम टेम्पल जो हमको बोला था तंजावुर का? इमेज दिखाओ। अरे ये वही टेम्पल है ना, रिमेम्बर जब वो मूवी आई थी पोन्निइन सेल्वन, राइट? तो उसमें दैट अपना विक्रम वाज टेलिंग कि द वे दिस वाज कंस्ट्रक्टेड इज वाज अमेजिंग, क्योंकि आप इतने लेवल पे, ये कब कब के जमाने का बनाया था? हाँ, तो वी आर सेइंग कि तब के जमाने में आर्किटेक्चरल ये इतना वंडरमेंट था कि यू आर सेइंग कि हमने इतना ऊंचा उसका जो वो ये है विमान स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है ना अपना, तो वो कितना ऊपर की तरफ बनाया है हमने भी, इट इज सच अ टॉल, जिसका कलश है। हम्म, करेक्ट, एग्जैक्टली, तो ही सेम कि कैसे उठाया होगा वो पत्थर उस जमाने में और उधर जाके ऊपर रखा होगा। हाँ, फिर भी देखिए 80 टन, राइट? बृहदेश्वरा टेम्पल, ऑल में जाओ एंड शो मी व्हाट इट इज मेड अप ऑफ। It is one of the tallest in South India. I agree. Solid granite. You're right. Solid granite से, एंड वो क्वारी कुछ 60 किलोमीटर दूर थी। 80 टन का कैपस्टोन है उसका, एंड उसका जो नंदी है, एंड वो द नंदी मंडप उसके सामने जो रखा है वो भी मोनोलिथिक है। द नंदी इज ऑल्सो मेड आउट ऑफ अ सिंगल स्टोन, मोनोलिथ माने सिंगल स्टोन। हाँ, एक ही स्टोन से कार्व किया है उस नंदी को। क्या बात है, ठीक है। Massive inclined earthen or spiral ramps. Vimana style of architecture. हाँ, सॉलिड ग्रेनाइट से बनाया है। वो ये जो ऊपर का कलश होता है ना, उसको विमान बुलाते हैं। इट यूज टू बी दैट यूज टू बी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर, आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, एक नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड द अदर इज विमान स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो साउथ इंडिया में विमान स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर यूज करते थे। वेरी इलेबरेट पीस बनाते थे वो, उसके कलश बड़े इलेबरेट हुआ करते थे उनके। आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट हु इज द बिल्डर। राजराजा ने बनाया है, एक मिनट। राजराजा चोला की कमीशन डिड, करेक्ट, राजराजा ने बनाया था, इसलिए उसको राजराजेश्वरम भी बुलाते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर टेम्पल, जाना चाहिए। दिस इज अनदर थिंग दैट इरिटेट्स माय फैमिली अलॉट।
I would rather go and see the architecture than go for the sake of divinity. तो my family thinks यार ये अजीब लड़की है, तो फिर हिस्ट्री ना पढ़ाते ना मुझको बचपन में, तो मैं ये सब नहीं बिहेव करती ऐसा। ये हो गया। सो वी आर सेइंग कि लैकोलिथ्स होते हैं, ओके। तो वो लैकोलिथ्स जो होता है, क्लियरली वी सेड कि यहाँ का ऊपर का जमीन निकल गया है, ये सारे लैकोलिथ्स एक्सपोज ही है यूजुअली, ये सारे इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स एक्सपोज हो गए हैं, पहले जमीन के नीचे थे, फिर ऊपर का सब कुछ निकल गया, ओके, जमीन वमीन निकल गई वहां। नेक्स्ट जो टाइप का, हाँ जी, कौन सा, उसके क्या कहाँ से बने, हाँ हाँ, गैसेस, अच्छा गैसेस मतलब जमीन के अंदर ही गुम हो गए ना, जब थे तभी जमीन के अंदर ही गुम हो गए। ओ हाँ, नहीं, कभी कभी गैसेस पॉकेट्स में से बाहर आते हैं, या फिर छोटे छोटे पॉकेट्स ढूंढ के वहां चले जाते हैं। गैस तो वही होता है, एनीथिंग वेदर यू लुक एट लावा, वेदर यू लुक एट गैस, पानी, इट इज गोइंग टू गो लुक फॉर अ पार्ट ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस जो उसको बाहर की तरफ लेके जाएगा। तो वो वही छोटे छोटे फॉल्ट्स होते हैं, रिफ्ट्स होते हैं, फ्रैक्चर्स होते हैं, यू आर इन दिस एरिया ना, वोल्केनिक एरिया, तो छोटे फॉल्ट्स एंड रिफ्ट्स एंड फ्रैक्चर्स तो मिल ही जाएंगे आपको कहीं ना कहीं, या वेंट्स मिल जाएंगे, तो वो वेंट्स में से गैस बाहर निकल जाता है, कभी कभी ट्रैप होके किसी कॉन्डुइट में से ही बाहर निकल के जाएगा। तो जहां का ये लीस्ट पाथ ऑफ, आई मीन लीस्ट रेजिस्टेंस का पाथ मिलेगा, वहां से वो निकल जाएगा, ओके। द नेक्स्ट वन इज दैट यू आर सेइंग पाइन वैली ऊटा देखना है ना आपको, यू वांट ऊटा देखना था आपको, पाइन वैली ऊटा, ऊटा ऊटा ऊटा, इधर क्या दिख रहा है लैकोलिथ, ये तो बहुत सुंदर है, ऊटा लैकोलिथ, दिस इज हेनरी माउंटेन्स, वही वही देख रहे हैं हम, पाइन वैली देख रहे हैं। उसमें लैकोलिथ कौन सा दिख रहा है मुझको, छोटे छोटे लैकोलिथ्स होंगे वे भी, क्योंकि उन्होंने कोई एक मेजर लैकोलिथ नहीं दिखाया है, दे आर जस्ट शोइंग यू फाइन वैली कि यहाँ पे आपको लैकोलिथ्स मिल जाएंगे, दिस इज अ प्लेस वेयर यू विल फाइंड लैकोलिथ्स। हाँ, दिस दे आर सेइंग दिस इज द लार्जेस्ट लैकोलिथ इन नॉर्थ अमेरिका। अच्छा, माउंट माउंट ओटा इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट लैकोलिथ इन, अच्छा दिस इज द लैकोलिथ इटसेल्फ, दिस इटसेल्फ इज द लैकोलिथ, माउंट माउंट ओटा। ओ बहुत ही सुंदर है, हाँ, फिर तो बड़ा सुंदर है, देन आई अग्री, ये बहुत ही सुंदर है, ये अपने बोंगिर से तो डेफिनेटली सुंदर है, मतलब बोंगिर looks spectacular, but this is something else because maybe the climate is also different. Okay, so that is Henry Mountain, Pine Valley or Henry Mountains. Okay, वो done है. Now next you come across a localith. आप लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे लिए ये जरूरी है कि मैं बता दूं मैंने ये चैप्टर कवर किया है। लोकोलिथ, ओके, लोकोलिथ्स जो होते हैं वो सॉसर शेप्ड इंट्रूजन्स होते हैं, दिख रहा है आपको यहाँ पे ऐसे सॉसर जैसा दिखता है वो, ओके, इट लुक्स लाइक अ सॉसर, ऐसा छोटा सा कॉनकेव डिप्रेशन है, ओके। सो वी आर सेइंग कि इस तरह के जो डिप्रेशन होते हैं वो लोकोलिथ्स है, साइड में कॉन्डुइट है जो उसको सप्लाई कर रहा है, कैन यू सी, वो साइड से कॉन्डुइट से निकलता है उसका, सो वो वहां पे लोकोलिथ्स बनते हैं, ओके। तो नाउ दीज यूजुअली अपीयर लाइक अ शैलो बेसिन and they are concave to the sky. Okay, वो concave होते हैं to the sky. Bushveld locoliths of South Africa are famous. Let me see if I can see a picture of those. Bushveld locoliths, लेकिन वो दिखाई नहीं देंगे ऐसे, क्योंकि वो ना जमीन के नीचे से बहुत बड़े से ये होते हैं। Largest locolith, Bushveld igneous complex. हाँ, सारे intrusive landforms are formed below the surface of the earth. Then वो कूल होंगे, सॉलिडिफाई होंगे वहां पे कुछ दिनों के बाद, देन उसके कुछ दिनों के बाद ऊपर का सारा मटेरियल निकल जाता है अर्थ, वो तो साइमल्टेनियस प्रोसेस है कि वो निकल जाता है। क्या नहीं, लैकोलिथ नहीं जाएगा, पत्थर को कुछ नहीं होगा, ग्रेनाइट का कुछ नहीं होता है, आसपास की जो जमीन होती है या सॉइल होता है वो निकल जाएगा, वो रेजिस्टेंट है ना, हमने बोला पत्थर रेजिस्टेंट है, तो उसको वो इजीली इरोड नहीं होता है, जमीन इरोड हो जाएगी। आई टेल यू हाउ इट इज, सैंड में, अगर आप सैंड में कोई आयरन की चीज छुपा के रख दो, हाँ हाँ, उसके ऊपर की जो जमीन वो इरोड हो गई, वो वेदर हो गई, इरोड हो गई, डिन्यूड हो गई, हाँ, वो वैसा सब हो गया, दिस इज अ लैकोलिथ। आई डोंट नो इफ यू कैन मेक आउट,
दिख रहा है आपको ये छोटा सा डिप्रेशन जैसा बना के दिया है उन्होंने आपको। हाँ, तो दिस इज अ फेमस लैपोलिथ, सॉरी लोपोलिथ, नॉट लैपोलिथ, वी आर लुकिंग एट अ लोपोलिथ। तो ये दुनिया के सबसे बड़े लोपोलिथ्स का ये माना जाता है, एक कॉम्प्लेक्स, लोपोलिथ कॉम्प्लेक्स माना जाता है ये वाला। दिस इज कंसिडर्ड दैट। कौन सा वाला? हाँ, नर्मदा के यहाँ जो है वो रिफ्ट वैली है। नहीं, गड्ढा है, प्रॉपर गड्ढा है। अपने यहाँ पे इंडिया में वोल्केनिक ये थोड़ा कम है। मतलब वो फ्लड बेस्ड फ्लैटो भी जो है डेक्कन प्लेटो का, वो तो रियूनियन हॉटस्पॉट से आया है, remember? वो तो अपने यहाँ का था भी नहीं, वो तो मैडागास्कर के पास में जो रियूनियन आइलैंड्स है वहां से मिलकर मिला था हमको, तो उसका सोर्स हमारे यहाँ पे नहीं है। देन हिमालयस में जितना फोल्डिंग की वजह से वोल्केनिक एक्टिविटी हो सकता है, उसका भी हमारे पास जियोथर्मल एविडेंस है। वी डू नॉट हैव एक्चुअल वोल्केनोज इन द हिमालयस, है ना? जो बाकी के सारे फोल्ड माउंटेन्स में, रॉकीज में मिलते हैं, एंडीज में मिलते हैं, एल्प्स में मिलते हैं, हर जगह पे आपको वोल्केनिक माउंटेन्स मिलते हैं, हमारे यहाँ पे नहीं मिलते, हिमालयस में नहीं मिलते। हमारे यहाँ इकलौता चीज वो वहां पे बैरन आइलैंड है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स का, है ना? अरे आई एम ऑलवेज इमेजिनिंग द मैप ऑफ इंडिया एंड सो आई फील कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स यहाँ है, सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग दिस वे। ओके, so this is locoliths, these are the locoliths that we are looking for, bushveld locoliths in South Africa. हाँ, जमीन के अंदर ही कूल हो गया, सॉलिडिफाई हो गया, तो एक्सपोज हो गया। हाँ, that is exactly what it is. Okay, then next वाला लैंडफॉर्म जो है उसको फैकोलिथ्स बोलते हैं। कैन यू सी दिस? एंटिक्लाइन सिंक्लाइन के फॉर्म में इसको फैकोलिथ्स बुलाएंगे। उसको नीचे से कॉन्डुइट जाता है, वो सप्लाई करेगा, दिस इज द एंटिक्लाइनल सिंक्लाइनल फॉर्म में फैकोलिथ्स मिलते हैं। ओके, अब हमारे यहाँ पे फैकोलिथ्स का फेमस एग्जांपल इज कॉन्टन हिल वेल्स। लेट्स लुक फॉर कॉन्टन हिल वेल्स। कॉन्टन हिल वेल्स फैकोलिथ। अच्छा, ये शॉर्पशायर में है। ये अच्छा, ये एंटीक्लाइनल सिंक्लाइनल लग रहा है क्या आपको? अच्छा ठीक है, चलेगा, तो हम इसको एंटीक्लाइनल सिंक्लाइनल मान के चलते हैं। लेकिन मुझे यहाँ कहीं भी आपको कहीं दिख रहा है क्या? हाँ, वेल्स, वेल्स का है क्या? वो ये सिमिलर लगेगा आपको। राइट, ये मेगालिथिक वगैरह बोल रहे हैं उसको, और मुझे कहीं भी ये नजर नहीं आ रहा है कि उन्होंने उसको फैकोलिथ बोला हो। एक मिनट। अच्छा, कॉन्डन हिल इज अ क्लासिक जियोलॉजिकल एग्जांपल ऑफ एन इरोडेड फैकोलिथ, जो एक ऐसा लेंस शेप डोलेराइट इंट्रूजन है दैट राइजेस टू एन, वो फैकोलिथ ही है, कंकॉर्डेंट है, लेकिन वो crest of an anticline or trough of a syncline which is shaped like a lens. ठीक है, समझा, got it. स्कॉटलैंड में ऐसे, अच्छा देख सकते हैं, दिस इज क्लियर इनफ ना, इसके शेप से ही आपको पता चलता है कि वो ऐसे फैकोलिथ है, और तो काफी बड़ा है यार ये, देन इट इज क्वाइट बिग। यू वांट फैकोलिथ्स इन 3 म्हणावं। दे आर डॉक्यूमेंटेड एल्सवेयर सच एज शॉर्पशायर इंग्लैंड। स्कॉटलैंड का जो है वो हेवीली मेटामॉर्फिक है। अरे दिस इज फोल्डिंग, स्कॉटलैंड इज फेमस फॉर फोल्डिंग, फोल्डिंग बहुत होता है वहां पे। तो वहां पे एंशियंट ओरिजिनिक बेल्ट्स है, वो कैलेडोनियन जमाने के, कैलेडोनियन हर ओरिजिन के टाइम पे जितने भी फेमस ओरिजिन मतलब माउंटेन्स है ना, वो उस तरह के हैं। तो वहां पे आपको कंप्रेशनल टेक्टोनिक सेटिंग्स दिखेंगे मोर देन वोल्केनिक वंस, ऐसे उनका ख्याल है। ठीक, कैलेडोनियन ओरिजिन के टाइम पे मिलते हैं, एंड देन रीजनल इंट्रूजन्स भी मिलते हैं, कभी कभी सिल्स एंड डाइक्स वगैरह मिल जाएंगे, लार्ज स्कॉटिश फीचर्स, लेकिन मोस्टली आपको मेटामॉर्फिक टेरेन्स मिलेंगे। और ये लैकोलिथ्स बता रहे हैं, बैथोलिथ्स भी है, सिल्स एंड डाइक्स भी है।
हाँ, वो बोलते हैं अंदर मिल जाएंगे, उसके अंदर मिल जाएंगे शायद, लेकिन वो दिखा नहीं रहे मुझको भाई। शो बाबा, कैन यू शो मी इन पिक्चर्स, ये क्या है? प्लूटॉन्स है ये। इंट्रूसिव वोल्केनिक इग्नियस बॉडीज, इतने सुंदर क्यों है ये? प्लूटॉन्स, वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स, इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स को ही प्लूटॉन्स बुला रहे हैं। हाँ, तो नहीं, मैं जस्ट वेरीफाई कर रही थी कि क्योंकि हमारे यहाँ का टर्मिनोलॉजी अलग होता है, उनके यहाँ का अलग होता है ना, तो आई वाज जस्ट वेरीफाइंग कि वो उसी चीज को वही बुला रहे हैं। हाँ हाँ, वो पूरा ऐसा मिलेगा आपको वहां पे, वही वो बता रहे हैं कि वहां पे आपको मिलते हैं अच्छे खासे। नॉर्वे में मिलेंगे, मिलेंगे बाबा, आई एम प्रीटी श्योर मिलेंगे। व्हाट आर दीस? प्यारे लग रहे हैं। किस तरह के प्लूटॉन है ये? और उसमें ऐसे सेडिमेंट्री रॉक्स जैसा लेयरिंग क्यों है, इससे मैं सोच रही हूँ। अच्छा, यू थिंक इट इज नियर द कोस्ट, इसलिए आपको लग रहा है? हाँ, वो स्कॉटलैंड ही दिखा रही हूँ मैं आपको, ये स्कॉटलैंड का ही एग्जांपल दिखा रहे हैं वो आपको, वो आपको दूसरा नहीं दिखा रहे हैं। ये शोइंग स्कॉटलैंड ओनली। क्या होता है? पतला है? Okay. कहाँ का समंदर ज्यादा गहरा है? हाँ हाँ, शैलो सीज। अग्री। हाँ तो वो लोग वहां पे इजीली पार भी करके जाते हैं, बट स्विम तो स्विम करना है irrespective of how deep the ground is, deep the ocean floor is. Anyways, so Condon Hill in Wales is supposed to be a famous facolith. Okay, then lastly you have sills and dikes. Sills माने विंडो सिल्स कैसे होते हैं? हॉरिजॉन्टल इंट्रूजन्स। ओके, तो जो भी हॉरिजॉन्टल इंट्रूजन्स होंगे उनको सिल्स बुलाएंगे, जो वर्टिकल इंट्रूजन्स होंगे उनको डाइक्स बुलाएंगे। ओके, यहाँ पे देखिए, सी वी आर सीइंग एट दिस, वी आर लुकिंग एट दिस, ये जो हॉरिजॉन्टल चीजें हैं ना, ऐसी वाली हॉरिजॉन्टल चीजें, उनको सिल्स बुलाएंगे। ये जो ऐसे वर्टिकल इंट्रूजन्स दिखाई दे रहे हैं आपको बीच बीच में से, उनको डाइक्स बुलाएंगे। ओके, ठीक है, तो दीज आर सिल्स एंड डाइक्स। ओके, गुड। नाउ वी मूव ऑन टू लुकिंग एट वेरियस एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। ओके, अभी एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स अगर देखने हैं आपको, तो वी आर लुकिंग एट द वेरियस टाइप्स ऑफ वोल्केनोस। तो हम उसका कॉम्पोजिशन या नेचर के ऊपर बेस्ड हम उसको अलग अलग टाइप्स के वोल्केनोस बुला लेते हैं। तो हम उसको शील्ड वोल्केनोस, कॉम्पोजिट या स्ट्रेटो वोल्केनोस बुलाएंगे, कैल्डेरास बुलाएंगे, या फ्लड बेसॉल्ट प्रोविंसेस बुलाएंगे। ओके, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वोल्केनोस होते हैं। एंड अगर हम उसको एक्टिविटी के बेसिस पे देख रहे हैं, तो देन वी आर लुकिंग एट एक्टिव वोल्केनोस, जैसे बैरन आइलैंड है या माउंट स्ट्रोम्बोली है। तो दोज आर एक्टिव वोल्केनोस, क्योंकि वो बार बार इरप्ट होते रहते हैं, या फिर वो इंडोनेशिया के वगैरह या हवाई के आइलैंड्स फेमसली एक्टिव है। Krakatoa, yes, तो वी आर लुकिंग एट दोस। नहीं, अभी अभी रिसेंटली भी कोई तो हैप्पीली इरप्ट हो गया ना इंडोनेशिया में, अपार्ट फ्रॉम Krakatoa। अच्छा, इंडोनेशियन वोल्केनो, इंडोनेशिया, अरे वो बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर था। क्योंकि ना यू कैन इट्स नियर जकार्ता, राइट? तो समुंदर में है वो, जकार्ता के पास समुंदर में है। तो पीपल आर गोइंग टू ऑफिस अर्ली मॉर्निंग एट 9 o'clock एंड दैट थिंग इज इरप्टिंग आउट देयर इन द ओशन। तो जकार्ता, विद इन सिटी लिमिट्स नहीं, माउंट सलाक, माउंट सलाक के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, यस यस, सेमेरू, सेमेरू वोल्केनो से हुआ था। सेमेरू, माउंट, करेक्ट, माउंट सेमेरू आल्सो इरप्टेड नो, सो वो भी एक इम्पोर्टेंट इरप्शन है।
न्यूज न्यूज में पिक्चर्स है? नहीं, वो ऐसा नहीं, इट इज जस्ट धुआं धुआं अभी भी। ओ, इट किल्ड 3 हाइकर्स ऑल्सो। अरे अरे। हाँ, गए होंगे ना उस तरफ हाइकिंग करने। हाँ। एंड 10 आर मिसिंग और समथिंग, ऐसा बता तो रहे हैं अपने को। पुरानी न्यूज है लेकिन बता रहे हैं। हाँ? कहाँ पे? हाँ, 3 hikers were dead and 10 were missing at that Mount Tokono. That is bad. Anyways, here we are. Where were we? This is what we are looking at. Okay, so we are looking at different types of shield volcano. We are looking at the activity. हम activity के basis पे देख रहे थे कि अगर actively erupt होता है या अभी recently कुछ सालों में 500 साल पहले भी अगर erupt हो गया होगा तो भी हम उसको active बुला देते हैं. ओके, अगर उसने 500 900 1000 सालों तो कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई है, वो एक बातें ना कीजिए, तो हम उसको डोमेंट वोल्केनो बुलाते हैं. डोमेंट मीनिंग स्लीपिंग. ओके, स्लीपिंग वोल्केनो कि अब उसने बड़े सालों में कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई है. एंड एक्सटिंक्ट माने डोमेंट इज फुजी, माउंट फुजी इज कंसिडर्ड डोमेंट. ओके, कि वो बड़े सालों में इरप्ट नहीं हो गया. लेकिन then we say कि अगर वो 2 3 4 हजार 10 हजार सालों में इरप्ट नहीं हो गया होगा तो फिर हम उसको एक्सटिंक्ट वोल्केनोस बुलाते हैं. ओके, now to say that a volcano is extinct may not always be the case because it is quite possible कि कभी कभी हम इमेजिन करते हैं कि ये volcano extinct हो चुका है, बहुत सालों में इरप्ट नहीं कर चुका है, लेकिन अचानक वो इरप्ट कर जाता है तो वो भी एक पॉसिबिलिटी होती है, हमेशा होती है. ओके, so that is the thing that we need to remember. And then we look at the different types of lavas. Okay, लावाज अभी 2 टाइप्स के होंगे आपके पास, या तो बेसिक लावाज होंगे या एसिड लावाज होंगे. ओके, बेसिक लावाज जो होते हैं दे आर कंसिडर्ड द हॉटेस्ट ऑफ ऑल लावाज. 1200 1300 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है उसका. एक्सट्रीमली डार्क कलर होते हैं, काफी डार्क दिखते हैं एंड हाईली फ्लूइड होते हैं. ओके, फ्लूइड माने इजीली फ्लो करेंगे, बहुत आसानी से फ्लो करेंगे. ओके, कॉम्पोजिशन वाइज दे आर वेरी रिच इन कैसे. नो प्रॉब्लम, आफ्टर 20 minutes. ये हो गया. तो वी आर सेइंग बेसिक लावास जो होते हैं वो यूजुअली बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव नहीं होते हैं एंड दे फ्लो क्वाइटली आल्सो. वो थोड़ा क्वाइटली रेडीली फ्लो करते हैं, ऐसे लावास होते हैं. एंड दे स्प्रेड आउट लाइक थिन शीट्स. ओके, वो एक्चुअली जैसे आराम आसान से ऐसे लिक्विड जैसे फैल जाता है, या चटनी या बटर जैसे फैल जाएगा ना, वैसे फैल जाता है वो. ओके, सो ओवर एक्सटेंसिव एरिया, दैट इज व्हाट वी कॉल एज बेसिक लावास. ओके, एसिड लावास जो होते हैं वो अक्सर लाइट कलर्ड होते हैं या हाईली विस्कस. उसमें ना सिलिका का प्रोपोर्शन थोड़ा ज्यादा होता है. तो सिलिका क्या करता है ना, जमा देता है चीजों को, जम जाती है चीजें. ओके, कंजील कर जाता है वो, तो वो आराम से फ्लो करता है. एंड नॉट जस्ट दैट, वो ना क्या हो जाता है, वो कभी कभी से सपोज ये वोल्केनो है. ओके, एंड यहाँ से वो वेंट है जहां से वो लावा बाहर आता है. ओके, दिस इज द वेंट थ्रू व्हिच द लावा इज गोइंग टू कम आउट. ओके, तो कभी कभी वो जो वोल्केनो वो जो लावा बाहर आते रहता है वो निकलने के बाद यहाँ पर जम जाएगा. ओके, ऐसे जम जाता है और ऐसे प्लग कर देता है, इस वेंट को वो प्लग कर देगा. ओके, अब नेक्स्ट टाइम जब लावा को बाहर आना होगा यहाँ से, तो उसको उसको तोड़ के आना पड़ेगा. ओके, तो दैट इज व्हाई द एक्सप्लोजन बिकम्स द इरप्शन बिकम्स वेरी एक्सप्लोसिव इन नेचर. ओके, वो ऐसे तोड़ ताड़ के ही बाहर आना पड़ता है उसको, क्योंकि वो आसानी से तो बाहर नहीं आ सकता है, ऊपर का वेंट ब्लॉक हो गया. तो अभी वो और ज्यादा प्रेशर लगाएगा, और ज्यादा प्रेशर लगाएगा, जब इनफ प्रेशर टू ब्रेक थ्रू दैट तभी जाके वो लावा बाहर आ सकता है. That is why those eruptions are usually way more explosive than the other ones. Okay, and explosive माने अभी वो अकेला थोड़ी ना उसको सिर्फ एक छोटा सा वेंट बना के नहीं बाहर आएगा, अब वो उस वेंट को तोड़ देगा, ऊपर के पीक को तोड़ देगा एंड तब बाहर आएगा. ओके, तो यूजुअली ये वाले जो एक्सप्लोजन होते हैं इसमें बड़े सारे पायरोक्लास्टिक डेब्रीज निकलते हैं, वोल्केनिक बॉम्ब्स निकलते हैं. सो इट इज दैट ऐसे फायरवर्क्स जैसा नहीं दिखता है जब वोल्केनो एक्सप्लोड होता है, हर तरफ वो ऐसे पत्थर वत्थर फेंक रहा है एंड ऑल, तो उस तरह का चीज हो जाएगा वो. ओके, multiple volcanic bombs, pyroclasts and stuff like that. Okay, that's what is going to happen to it. ठीक है, now these we are looking at the various types of volcanoes. Shield volcanoes, ये basic 4 types होते हैं हमारे shield volcanoes, जो shield के जैसे दिखते हैं, ढाल जैसी होती है ना अपनी, वैसे दिखते हैं. Then the second type is composite या stratovolcanoes. Composite माने a mixture of two or more, right? That is composite.
सो वी आर सेइंग या लेयर्स से बनते हैं, इसलिए उनको स्ट्रेटोवोल्केनोज बुलाते हैं। तीसरा टाइप जो होता है उसको कैल्डेरास बुलाते हैं, एंड लास्ट इज कॉल्ड एज फिशर्स और फ्लड बेसॉल्ट प्रोविंसेस। ओके, तो बिफोर दैट ना आई नीड टू शो यू समथिंग जिसको हम सिंडर कोन्स बुलाते हैं। वो सबसे सिंपल होता है, ये दिस इज देव प्रयाग, बिकॉज ये नजर आ रहा है तो बता रही हूँ, दिस इज भागीरथी towards me and towards you. Who's talking? Okay. This is Bhagirathi towards me. This is Alaknanda from your side, and this is मतलब उधर की पिक्चर से दूर वाली, एंड ये यहाँ पे दोनों मिलते हैं, एंड यहाँ के बाद उसको गंगा बुलाएंगे. After this, yeah, this place is Dev Prayag. Very correct. This place is famously called as Dev Prayag. एंड अभी तो इनके फ्लोज ऐसे बहुत अलग लग भी नहीं रहे. यू कैन ओनली मेक आउट दैट भागीरथी इज द मोर स्विफ्टर वन क्लियरली, है ना, एंड अलकनंदा इज फ्लोइंग प्रीटी क्वाइटली एज अपोज टू दैट. मगर हाँ बिल्कुल होते हैं. मेरे एक टीचर थे जिनकी वो स्टोरी थी फेमस. वो लोग ना ट्रेनिंग करने गए थे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, एंड उनके पास एक ईयर एंड एक्टिविटी होता है कि यू कैन आइदर डू पैराग्लाइडिंग और यू कैन डू रिवर राफ्टिंग. ऐसे उसमें से एक एक्टिविटी चूज करनी होती है. तो पोर थिंग्स दे वेंट एंड चोज रिवर राफ्टिंग. ओके, एंड देन ऑब्वियसली ही वेंट टू ऋषिकेश टू डू दैट. ओके, तो अभी वो रिवर राफ्टिंग में थे क्लियरली, तो आपको वो रोप्स मिलते हैं जिससे पकड़ के आपको भी पकड़ के रखते हैं, और वो उस साइड में भी यू कैन होल्ड ऑन टू दोस रोप्स. ओके, तो उनसे तो वो छूट गया अनफॉर्चुनेटली, एंड वो पानी में गिर गए, एंड द रेस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स वर absolutely afraid and threatened and this की जल्दी जल्दी पानी से बाहर आओ. And he's like हाँ ठीक है, but once you fall into that water it is not easy to come out of it rather, right? एक तो आपके कपड़े भी गीले हो जाते हैं, and ऊपर से आपको how do you just bounce out of the water? पानी तो ऊपर नीचे हो रहा है, पानी तो फ्लो कर रहा है, you are just trying to remain as close to the raft as possible so that you don't get washed away. At least उनका तो वही कंसर्न था. तो उन्होंने बोला कि माय कंसर्न वाज कि मैं राफ्ट को पकड़ के रहूं, मेरे फ्रेंड्स इतना ये कर रहे थे मेरे पीछे से, लाइक सामने से उनको फ्रेंड्स के चेहरे दिखाई दे रहे थे, वो फ्रेंड्स बहुत डरे हुए थे, एंड ही वाज लाइक हाँ ठीक है तो मैं कैसे ऊपर आऊं. तो उन्होंने सोचा कि उनको लगा कि उनके पैर के नीचे उनको लगा कि थोड़ा सा कुछ ऐसा बेस जैसा लग रहा है, तो उसको लेके ऊपर ना जाता हूँ मैं. उनको लगा पत्थर है, तो he thought कि he'll push on that base and come up. So he did try doing that, and by that time when he was trying to push his leg down, his friends were totally lost it, and he's like come out right now from that water. And after that the friends took him in, and that ghadial was still doing this, the thing that he thought was a pathar and he was trying to put his face onto, there was actually a ghadial. So वो उनका स्नाउट वो घड़े जैसा मुंह होता है, इसलिए उनको घड़ियाल बुलाते हैं अपने यहाँ के क्रोकोडाइल्स को. तो इट वाज एक्चुअली अ घड़ियाल, एंड दैट्स द स्टोरी. एंड ही वाज लाइक मेरी ग्रैंड मॉम को कभी पता चल गया कि आई हैड टू गो थ्रू दिस. तो भगवान को जो अपने यहाँ ना महाराष्ट्र में एक सिस्टम होता है कि when you want to ask God for something, now you want him to take you out of a calamity, तो भगवान को पानी में रख देते हैं. ऐसा एक स्कीम होता है. आई डोंट नो इफ योर फैमिली डज इट और नॉट, बट ऐसा एक स्कीम होता है नॉर्मली. देवांना पाण्यात ठेवतात म्हणे. So he is like मेरी ग्रैंड मॉम तो जिंदगी भर भगवान को पानी में ही रखती है अगर उनको कभी पता चला कि I had to go through this experience. But that's his experience. The one with Ghadial, where he did not realize that one was sitting right below him. So that's a Ghadials are scary. Rishikesh, exactly. So you are looking at this place only. You're looking at this whole place जहाँ पे आपको usually ये सारी चीजें मिलती है. Because Ganga is famous for Ghadials. Brahmaputra also has Ghadials. मगरमच्छ होते हैं. आपको वो वहां पे सिर्फ ओडिशा की तरफ भी बड़े सारे मगरमच्छ मिल जाते हैं. There is a place which is famous for, because you will find these freshwater crocodiles separately, and then there are those which are saltwater crocodiles होते हैं. थोड़े मरीन टाइप्स के नहीं, थोड़ा ब्रैकिश पानी में जो जी लेते हैं वैसे भी crocodiles मिल जाते हैं. लब में क्या मिलते हैं? वही हाँ करेक्ट. यमुना में क्या किसको नहीं खाते? इंसानों को नहीं खाते. उनको मगर बुलाते हैं, मगर क्रोकोडाइल्स या मार्श क्रोकोडाइल्स या समटाइम्स घड़ियाल्स, दोनों मिल जाते हैं. उनको सुसुर बुलाते हैं क्या? ओके. अच्छा, मगर इज अ डिफरेंट थिंग एंड सुसुर इज अ डिफरेंट थिंग. ओ स्नाउट ऐसे, वो ऐसे लंबा वाला, तो दैट इज ये वाला.
ओके, ससुर को घड़ियाल बुलाएंगे क्योंकि वो घड़े जैसे ये होता है उनका, इसलिए। See, people are asking, is it safe to swim in the Yamuna or something? So clearly because of that. घड़े जैसा उनका स्नाउट होता है, इसलिए उनको घड़ियाल बुलाते हैं। ओ, 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 इसलिए घड़ियाल। ओ, they can be scary. Look at the expanse of that move. हाँ, तो खाने की जरूरत नहीं है, फंस गए तो भी काफी है। हाथ पैर तो निकल ही जाएगा, लेकिन you don't have to worry about how you survive as on the whole. हाँ, यमुना में मिलते हैं, गंगा में भी फेमस है उसके लिए। गंगा रीजन इज ऑल्सो फेमस फॉर घड़ियाल। गैंजेटिक डॉल्फिन्स मिलते हैं, लेकिन गंगा इज स्पेशली जहाँ पे वो ऋषिकेश वाला रीजन है ना, एंड अपर रीजन में घड़ियाल है, फेमसली घड़ियाल है, बिकॉज दैट इज द वाटर दैट दे लिव इन। अरुणाचल के घड़ियाल ने क्रोकोडाइल से पता मुझको, आई नो ऑफ द वंस जो अपने ओडिशा रीजन में मिलते हैं, वेस्ट बंगाल ओडिशा रीजन के फेमस पता है मुझको। ओ, salt water crocodile we are saying is the largest one, भितरकनिका, see this I know। हाँ, तो उनके हिसाब से ये लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल भी माना जाता है, बिगेस्ट क्रोकोडाइल इन इंडिया जो है अपना। हाँ, क्लियरली ना, ये ऐसा डार्क नहीं लग रहा है, ये लाइटिश लग रहा है थोड़ा। 23 फीट है वो। 23 फीट बोले तो क्या होता है, 6 फुट का तो सिर्फ इंसान होता है, जैसे ही 4 इंसानों को एक के पीछे एक लगा दो 6 फीट के, तो जितना बड़ा हो जाएगा उतना बड़ा ये क्रोकोडाइल है। हाउ लार्ज अ क्रोकोडाइल इज दैट? ओके, एक मिनट। अरुणाचल क्रोकोडाइल्स। ओ बाप रे, यार आई एम नॉट गोइंग टू हैव हैप्पी ड्रीम्स टुडे। इनके हिसाब से नेटिव वाइल्ड पॉपुलेशन नहीं है ट्रू क्रोकोडाइल्स का, कैप्टिव जू ब्रेड है, ईटानगर बायोलॉजिकल पार्क में है उनके हिसाब से। असम के होंगे, असम के होंगे। दिखाई, वही देख रही हूँ मैं। इनके क्रिटिकली एंडेंजर्ड फिश ईटिंग घड़ियाल है, लेकिन उनका अच्छा चल रहा है, वी आर डूइंग अ गुड थिंग। हाँ हाँ, देख रही हूँ मैं इमेजेस। मगर क्रोकोडाइल, द मगर क्रोकोडाइल इज एसेंशियली दिस, जो मार्शेस में मिलता है वो मगर क्रोकोडाइल होता है, एंड ये वाला जो आप बता रहे हैं वो घड़ियाल है। दिस इज द घड़ियाल बिकॉज ऑफ द, वो लंबा स्नाउट मुंह जैसा है, ऊपर वो घड़े जैसा कुछ है उनके। हाँ, तो दिस इज द, दिस यू फाइंड इन असम, ये आपको असम में मिल जाएगी। घड़ियाल से मिलते हैं आपको वहां पे। हाँ, लेकिन ये घड़ियाल सबको असम में भी मिल जाते हैं। सॉल्ट वाटर, ये सॉल्ट वाटर लग रहा है आपको? नहीं नहीं, ये नॉर्मल है, हाँ। ये नॉर्मल है, ये सॉल्ट वाटर है। नहीं, इनके हिसाब से ये सॉल्ट वाटर है। Yeah, let's not watch more crocodiles. I'm going to lose any appetite I have now, and I am not going to feel like, look at this, ये इकलौता कितना लंबा है ये। हाँ, क्लियरली। ठीक है, enough with crocodiles and घड़ियाल्स। We'll go back to, we'll go back to volcanoes. Okay, हम थोड़ा shield volcanoes करते हैं। So we were, मुझे ना कम से कम shield volcanoes finish करना है आपके लिए। नहीं, I wanted to tell you the story. We are looking at a volcano. This is a cinder cone. Okay, ये सबसे सिंपलेस्ट वोल्केनो होता है, जिसमें वो जो आधा जला मटेरियल होता है ना, उससे यूजुअली जो बनेगा ना वो होला है, एशेस सिंडर्स से वगैरह जो बनता है ना, वो ये वोल्केनो है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ सिंडर कोन। ओके, हाँ, उसको सिंडर कोन बुलाते हैं। ये फेमस वोल्केनो है, 1940s में मेक्सिको में बनना शुरू हो गया था, पारिकुतिन नाम है उसका। तो वो वहां पे, पारिकुतिन मेक्सिको में, कितना बड़ा है, एक मिनट, 424 मीटर्स। हाँ,
आधा किलोमीटर लंबा है, ओवर अ 9 year स्पैन इतना बड़ा हो गया वो। लोकल फार्मर के कॉर्नफील्ड से शुरू हो गया, वो बंदे ने उसको 2 घंटे में ऊंचा ऊंचा होते हुए देखा तो डर के भाग गया घर पे घोड़े पे। एंड ही गॉट टू गेट हिज फैमिली बैक, लेकिन ऑल द विलेजर्स आल्सो डिसाइडेड टू एम्प्टी द विलेज, और वो पूरा विलेज उन्होंने खाली कर दिया। अच्छा किया, क्योंकि वो विलेज के रिमेन्स, आई शो यू हाउ दे लुक लाइक। कहाँ गया वो मेरा फेमस दिस, सी इस नहीं, ये तो लोग दिखाई दे रहे हैं ना आपको, मैं ऊपर से इमेज दिखा सकती हूँ ना आपको। दिस इज व्हाट द विलेज लुक्स लाइक। दिख रहा है आपको, ये चर्च दिखाई दे रहा है आपको। एंड देन बाकी का जो ये ग्रीन ब्लैक ब्लैक कलर का पत्थर है, वो सारा बेसॉल्ट है जो वहां पे सूख के फूल सॉलिडिफाई हो गया। तो हाँ, लावा। तो हाँ, यहाँ पे विलेज हुआ करता था, चर्च हुआ करता था। सी ना, अभी भी प्रॉपर चर्च के रिमेन्स दिखते हैं आपको, रूइंस दिखते हैं आपको उस चर्च के। तो उसका वो सब कुछ निकल गया, वो सब कुछ मेल्ट हो गया, पत्थर था ना तो मेल्ट हो गया वो लावा के अंदर। एंड दिस इज व्हाट रिमेन्स ऑफ इट। वन ऑफ द 7 नेचुरल वंडर्स कहते हैं हम उसको, क्योंकि हमने इससे पहले कभी वोल्केनो बनते हुए नहीं देखा। हमने हमेशा वोल्केनो ये हमने बनते हुए देखा, हमारी आंखों के सामने धीरे 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 बड़ा बना ना। हाँ, 2 घंटे में आधा किलोमीटर नहीं गया, लेकिन 2 घंटे में कुछ 30-40 फीट वगैरह ऊपर चला गया वो, तो वो बहुत फीट ऊपर जाता है। तो यू आर सेइंग कि बाय द टाइम एवरीबडी इन द वर्ल्ड न्यू ऑफ इट एंड पीपल केम ओवर देयर विद पिक्चर्स एंड एवरीथिंग, नहीं अभी चुप हो गया वो। अभी उसमें ज्यादा एक्टिविटी, हाँ होगा ना, तो उसका एक्टिविटी है, जब तक वो दिखाएगा तब तक ठीक है। तो एक्टिव वोल्केनो मानते हैं हम उसको, उसमें से धुआं वगैरह बाहर आता है, बट वी आर नॉट सेइंग एक्टिवली लावा वगैरह बाहर नहीं आया पारिकुतिन से बहुत दिनों में। क्या कौन बिट्टू लिंक जाएगा कोई इसके अंदर? हाँ, यूजुअली वेंट्स जहाँ होंगे या जहाँ उसका कॉन्डुइट होगा वहां नीचे कहीं मिल सकता है, लेकिन देयर इज नो रीजन, देयर हैज बीन नो रीजन फॉर द लावा टू कम अप एनीमोर। किलीमंजारो शुड बी कंसिडर्ड, किलीमंजारो एक्टिव है क्या? किलीमंजारो टॉलेस्ट है ये मुझको पता है। नहीं, एक्टिव नहीं है, डॉर्मेंट वोल्केनो मानते हैं उसको। अरे लेकिन एक एक्टिव है ना। अच्छा, हम ना टॉलेस्ट एक्टिव वोल्केनो देखते हैं। चलो, ओजोस ओहोस डेल सलादो, चिली एंड अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है। ओहोस डेल सलादो। हाँ हाँ, हो सकता है डोर्मेंट वोल्केनोज भी एक्टिव हो सकते हैं, एक्सटिंक्ट वोल्केनोज भी एक्टिव हो सकते हैं। वी आर सेइंग कि dormant volcanoes active हो सकते हैं। We are seeing Olympus Mons on Mars that has erupted once after we have considered it as extinct. There is a place called Dosi Hill in Haryana. Let's check that out. हाँ, दोसी हिल इन हरियाणा। दोसी का पहाड़ बुलाते हैं उसको। हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, हाईएस्ट पीक इन हरियाणा अरावली से। लेकिन इसका ये कुछ ऐसा एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, इसमें कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई दी है हमको। कहाँ दिखाई दे रही है हमको एक्टिविटी? कोई एक्टिविटी नहीं है। हाँ, एक्सटिंक्ट है। दोसी हिल इज कंसिडर्ड एक्सटिंक्ट। क्रेटर है वहां पे, एक अच्छा सुंदर क्रेटर भी दिखता है, और किसी ने कोई टेम्पल बांधा है, हेमू ने एक टेम्पल बांधा है वहां पे। हिस्टोरिक में टेम्पल नहीं, फोर्ट बांधा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट दैट इज जनरली व्हाट यू सी। अरावली फोल्ड माउंटेन्स है, तो उसमें वोल्केनो आ सकता है। वो फोल्ड माउंटेन्स है, लेकिन फोल्ड माउंटेन्स में यूजुअली वोल्केनिक एक्टिविटी दिखाई देती है ना आपको, बिकॉज बहुत ज्यादा क्रिस्टल फोल्डिंग वगैरह हो जाता है, क्रैक्स हो जाएंगे, रिफ्ट्स हो जाएंगे। तो वो तो मिल जाएगा आपको, वो कोई इश्यू नहीं है। ओके, तो हियर वी आर आफ्टर पारिकोटिन व्हिच इज अ वेरी सिंपल टाइप ऑफ सिंडर कोन। वो सबसे सिंपल वोल्केनो होता है। ओके, सिंडर कोन आपको इसलिए दिखाया था। So now we are saying
दिस इज द काइंड ऑफ वोल्केनो दैट वी आर लुकिंग फॉर, जिसको शील्ड वोल्केनो कहते हैं। ओके, शील्ड वोल्केनो को ठीक से देखिए ढाल के शेप में होता है। ओके, इट लुक्स लाइक अ नॉर्मल शील्ड, तो उसको शील्ड वोल्केनो बुलाते हैं। वी आर सेइंग इट इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द कॉनिकल वोल्केनोज ऑन अर्थ। ओके, जितने भी कॉनिकल वोल्केनोज है उसमें से लार्जेस्ट। अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट। टॉलेस्ट बोले तो हम हाइट वाइज टॉलेस्ट बोल रहे हैं, लार्जेस्ट बोले तो डायमीटर वाइज लार्जेस्ट बोल रहे हैं। ओके, बहुत फ्लूइड लावा होता है, इट्स वेरी पुअर इन सिलिका। तो वो जैसे ही इरप्ट होता है तो वो दूर दूर तक फैल जाता है। लुक, वो कैसे रिवर के जैसा फ्लो कर रहा है, राइट? इट्स ऑलमोस्ट फ्लोइंग लाइक अ रिवर। तो उतना दूर दूर तक फ्लो करता है, बहुत लो एक्सप्लोसिविटी से इरप्ट होता है, जल्दी जल्दी नहीं होता है। वैसे ही यहाँ के जो स्लोप्स है वो बहुत जेंटली राइजिंग होते हैं। टॉप जो है वो ऐसा ब्रॉडेंड एंड फ्लैटेंड टॉप होता है। ओके, हमारी सबसे फेमस वोल्केनोज फ्रॉम दिस टाइप आर हवाईयन वोल्केनोज। हवाई आइलैंड्स के जितने भी वोल्केनोज है वो मोस्टली शील्ड वोल्केनोज ही होते हैं आपके। ओके, एंड Mauna Loa happens to be the largest volcano on earth. Okay, उसका आपको हाइट ज्यादा मिलेगा नहीं अबव द सरफेस ऑफ द सी, लेकिन यूजुअल क्योंकि वो जमीन के नीचे बहुत है, मतलब समुद्र के पानी के नीचे बहुत है। ओके, बिलो द सी सरफेस बड़ा सारा मिल जाता है, लेकिन दैट इज एग्जैक्टली व्हाट Mauna Loa is. It is the largest volcano on the earth also. Okay, इनफैक्ट Mauna Loa को बोलते हैं अगर उसके बेस से ऊपर तक हाइट मेजर करो तो हिमालय से भी टॉल हो सकता है। दैट इज द थिंग विथ Mauna Loa। लेकिन हम हमेशा माउंटेन्स का हाइट वी मेजर फ्रॉम द अबव मीन सी लेवल ना, वहां से मेजर करते हैं हम लोग। तो फिर वहां से Mauna Loa इज नॉट दैट टॉल। ओके, ठीक है पीपल। सो दिस इज शील्ड वोल्केनोस फॉर यू। इस तरह के शील्ड वोल्केनोस होते हैं। ओके, ये बहुत आसानी से ये कर जाते हैं, व्हाट यू से, इरप्ट कर जाते हैं। एंड इरप्ट होने के बाद वो फैल जाते हैं। मोस्टली दे विल जस्ट स्प्रेड अराउंड, वो ऐसा फैल जाएगा। ओके, इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग अप एंड अप एंड अप। ओके, अगर आपको बिल्डिंग अप एंड अप करना है तो देन दिस हैज टू बी द स्ट्रेटो वोल्केनो या कंपोजिट वोल्केनोस। उसमें क्या होता है, एक लेयर लावा का आता है, उसके ऊपर का जो लेयर होगा वो एश एंड डस्ट का होगा। ओके, फिर अगली बार जब इरप्ट करेगा तो वापस एक लावा का लेयर आएगा एंड उसके ऊपर वापस एक एश एंड डस्ट का लेयर आएगा। एंड एवरी सिंगल टाइम दैट द वोल्केनो इरप्ट्स वो दो लेयर्स और ऐड करते जाता है आपको। ओके, लावा का लेयर, एश एंड डस्ट का लेयर, लावा का लेयर, एश एंड डस्ट का लेयर, एंड इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग इन हाइट। तो स्ट्रैटोवोल्केनोस जो होते हैं वो अक्सर ऊंचे ऊंचे होते हैं। ओके, दे आर कंसिडर्ड टॉलेस्ट वोल्केनोस। तो किलिमंजारो दुनिया का टॉलेस्ट वोल्केनो है, एक्सटिंक्ट ही सही लेकिन टॉलेस्ट है। एंड वो जल चला दो तो क्लियरली लंबा है, बहुत टॉल है। तंजानिया में, वेरी गुड, इट्स इन तंजानिया। Yes, it is the highest peak of Africa. It is the tallest freestanding mountain also in the world. अगर वो किसी तंजानिया तंजानिया किलिमंजारो किलिमंजारो देखेंगे कोई बात नहीं। मैं सोच रही हूँ आपको किलिमंजारो image. This is Kilimanjaro for you. A typical Africa, right? Typical Africa. यहाँ से भी दिखाई देता है किलिमंजारो, सुंदर दिखता है। स्नो कैप्ड पीक्स बिकॉज बहुत टॉल है ना, तो इवन दो इट इज क्लोजर टू द इक्वेटर, द पीक्स आर वेरी टॉल। तो स्नो लाइन के ऊपर जाता है तो उधर जो भी प्रेसिपिटेशन होगा वो स्नो के फॉर्म में होगा। तो दैट्स किलिमंजारो फॉर यू। तो तीन पीक्स मिलते हैं उसको, वो किबो डोमेंट है, बाकी दोनों एक्सटिंक्ट मानते हैं हम लोग। रियली प्रिटी, हाँ दिट इज। इसके क्या, हाँ हाँ, इसके ऊपर लोग चढ़ते हैं। यू उसको स्केल करते हैं, या यू स्केल किलिमंजारो, पीपल आर नोन टू डू दैट। विच बैच आर यू? अच्छा, यू आर इन 12th स्टैंडर्ड, आपका लेक्चर लग रहा है यहाँ पे। ओ ओके, तो आपको जाके पूछना चाहिए आप लोग कहाँ जा रहे हो। अच्छा, okay. क्यों, अगली बार हम क्रोकोडाइल्स नहीं डिस्कस करेंगे क्या? इट इज स्कैरी मैम, व्हाई वुड यू वांट टू लुक एट क्रोकोडाइल्स? क्या, गैंजेटिक डॉल्फिन्स? Such pretty things. हम, ये थ्रेटेंड है हमारे यहाँ पे, किसकी वजह से? उसकी वजह से थ्रेटेंड है। हाँ हाँ, दे आर एसेंशियली ब्लाइंड, अंधे होते हैं वो। अच्छा, अल्ट्रासोनिक साउंड से वो हंट करते हैं एंड बाकी चीजें देखते हैं। इट इज इंडियाज नेशनल एक्वेटिक एनिमल, दिस इज न्यू टू मी।
राइट। टॉक्सिक इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल पोल्यूशन, इंटरनेशनल पोचिंग उनके बॉडी ऑयल्स के लिए, एंड फिशिंग नेट्स के साथ उनका ये होता है, बुरी तरह से ये होता है। नहीं, पहले यहाँ जो मिलते हैं चिलिका लेक में है, वहां वो देखे हैं। इंडस के भी है, इंडस की स्पीशीज सब स्पीशीज मानी जाती है उसकी। नहीं नहीं, नेवर नेवर, इंडस के कभी नहीं देखे मैंने डॉल्फिन्स मैंने बोला ना ऐसे। डॉल्फिन स्ट्रेट ऑफ मलाका, मलाका रेड पोएटिक स्लग्स है उनके पास, कोई हॉक्सबिल सी टर्टल्स है, एंड ये कुछ है, एक मैंग्रोव स्लग है वहां पर, एक सी टर्टल्स है, लॉगरहेड सी टर्टल्स है, एंड मैंग्रोव फौना है। किसके पास रिकॉर्ड है? ओके, aquatic animal, Dutch historians. डुगोंग डुगोंग, ओके, हाँ हाँ, डुगोंग डुगोंग वो अपने यहाँ पे भी हुआ करता था, हमारे यहाँ गल्फ ऑफ बंदर है ना, तो वहां पे भी हुआ करता था, लेकिन अब वो, हाँ गल्फ ऑफ बंदर, डुगोंग डुगोंग इज फेमस ना। एक मिनट है, मैं आपको डुगोंग डुगोंग दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये जनरली एक्सटिंक्ट माना जाता है, वल्नरेबल है, कंजर्वेशन स्टेटस स्टेटस हमारा वल्नरेबल है उसका, लेकिन हमारे यहाँ पे मिलने चाहिए हमारे यहाँ, पाक बे एंड गल्फ ऑफ बंदर में मिलते हैं हमारे यहाँ पे, डुगोंग डुगोंग फेमस है। इसकी क्या मिलती है, हड्डी? ओ, कच्छ में एंड अंडमान में भी मिलते हैं। वल्नरेबल स्टेटस है, लेकिन उसका वल्नरेबल मतलब इतना बुरा नहीं है, वी कैन स्टिल मतलब पॉपुलेशन अभी भी थोड़ा बड़ा है, इतना भी बुरा हाल नहीं। डुगोंग डुगोंग, ओके। और देखिए ना, वो 250 to 900 kg का एक अडल्ट फिश है, मतलब एनिमल है, मरीन। दे आर द ओनली हर्बीवरस मरीन मैमल्स एक्चुअली, जो सीग्रास यूज करते हैं, सीग्रास मेडोज यूज करते हैं फॉर फूड, वो फिश नहीं खाते, नहीं, दे आर हर्बीवरस। ओ, ओके, डच डच, आपने बोला डच हिस्टोरियन से बोला। आपका ज्योग्राफी का लेक्चर लग रहा है यहाँ पे, ओके। द किड्स आर स्टिल टू कम, या आ गए, या कैसे? यू आर द ओनली पीपल हु आर कमिंग इन, कैसा स्कीम है? बाकी बच्चे आने हैं, या आप ही हो, या आ रहे हैं? आ रहे हैं, okay, ठीक है, नो प्रॉब्लम। पेपर कैसा था आज का, इजी था? ओ, तो आप क्या करते हैं और ज्योग्राफी क्यों पढ़ रहे हैं? ओह, यू आप मेरे 12वीं के हो आप, ओके 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 ओके, गॉट इट, हैप्पी टू टीच यू पीपल। यार आप ना मुझसे वो नोट्स ले लीजिएगा, मैं गायब हो जाऊंगी तो आपको नोट्स नहीं मिल जाएंगे फिर वापस दोबारा। आ, नहीं, आप कौन हो? आप मुझे अपना ये दीजिए, नंबर दीजिए, मैं आपको सेव कर देती हूँ, और फिर आप मुझे अपने नोट्स दे दो। एंड 12th एडीसीआई करके अपने आप को सेव कीजिएगा। नहीं, हाँ, 12th स्टेट एडीसीआई बोलिएगा, तो आई नो द डिफरेंस। आपको मराठी में नहीं सिखाना है, मैंने एक बार ये भी किया है। होटल मराठी
इट्स माय मदर टंग, लेकिन मुझे पढ़ाना नहीं आता उस लैंग्वेज में, बिकॉज दैट्स नॉट द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो उसमें पढ़ा नहीं सकते। अरे आपका नाम नहीं बताया आपने। ठीक है, नो प्रॉब्लम। Okay, Vijayna, you people are really funny, huh? He's just saved the name as 12 State ADCI. How am I supposed to just make sense of that? ठीक है, this will be fine. आपने ना अच्छा पेपर था। ओह गुड, थैंक यू। ये आप मुझे दे रहे हो टाइम पर। Because are found along tectonic plate boundaries. Na? Tectonic plate boundaries will have volcanoes and seismic events because that is where they'll either be convergent or they'll be divergent. So that is where you will find them. So first statement should be correct. The ring of fire around Pacific Ocean has a high concentration of volcanoes and earthquakes. Yes, 90% of the world's earthquakes and 75% of volcanic eruptions happen over there. So yeah, and volcanic, sorry, ulta. And volcanic activity is entirely absent along the coast of Pacific. No, that is exactly where the coast of the Pacific Ocean is exactly where all these things are going on. So 1 and 2 are correct. There is 1 and 2. 1 and 2 is correct. What did you mark? Okay. चलो शुरू करें. You guys, I can speak in Hindi also, na? Yes. Okay. So here we were discussing last time, we had looked at the various factors that influence the distribution of population. And then we went on to do both the physical factors as well as the human factors. So in the physical factors, we had relief or landform, climate, then obviously availability of water and soils. Okay, these were the 4 factors that influence the climate, also influence the population distribution. And then in human factors, we had agriculture, mining, what else was said? Transportation and urbanization, along with government policies and political factors. Okay, and then we move on to population growth. Okay, we are looking at population growth. We say population growth जो होता है, that is essentially we say that the population changes. When we are saying population grows or declines, we are essentially saying that the population changes. Okay, so we had the formula for that. That it can change due to new births. Okay, that originally 1,000 people lived over there, then that year another 20 were born, so now the population is 1,020. Okay, so that could be a way of doing this. Or then you have to also take into account that a few people might have passed away also in that year, some deaths by the accidental or natural, whatever way. But you are saying that some people might have passed away, so you'll have to consider the death rate also. Okay, and then obviously there is another part that some people, they are not born over there or they don't die in that population. What must have happened is they have simply migrated into that town. Okay, that will also change the population in that town. So this would be the 3 reasons: either there have been new births, or there have been deaths, or people have migrated into that place. These are the 3 ways in which a population can change. Okay, so we are looking at the crude birth rate. We'd already seen the formulas there. We were checking out birth rates, death rates, and the migrations. Okay. Now let's look at the population growth and explosion. Okay, we are looking at the population growth and explosion. I told you we look at this demographic transition theory. Okay, that's an important one. For your exams, since you are appearing for 12 state exams, this diagram has to be drawn by you with your own hands, and be very careful in how you're drawing the diagram, because they expect you to draw this diagram. It's a proper 6-8 mark question hota hai, and they expect you to draw this diagram and explain the stages. Okay. So sometimes in short answers, when you're answering in brief, they expect you to explain a single stage. Okay, that may be objectives or that may be just a smaller answer. Okay, but when they give you those long answers, the ones that carry a lot of marks, they expect you to draw this diagram. So please, with your own hands, learn to practice this diagram once or twice so that you know exactly how to draw it. Okay. Now here's what we are looking at when we say a demographic transition theory. Demographic money, demos meaning people. The Greek word for people was demos. Okay. Demographic money, looking at the people. We are talking about the people or the population. Okay. Transition money, change. Okay. So we are saying the population has changed, the demographic has changed, and we are looking at a theory which looks into that change. Okay. That is what we are looking at. So
Hi, you're part of this class, 12th state. Oh, okay. So this is the demographic transition theory. We say these are, let us look at the curves first. We are saying, okay, we are looking at the curves. This is the one in purple, this purple thing, it is the birth rate. Okay, this is the curve for the birth rate. This is the line of curve for the birth rate. Okay, then this one in black, that is the death rate. Okay, this line is the death rate, and this is how it is varying. So you see the birth rate and death rate were pretty high in the first stage. Okay, and then the death rate started to fall in the second, while the birth rate remained pretty high. Okay, in the second stage also, and then the birth rate started to fall in the third. Okay, and by the time you reach the fifth stage, the death rate, the birth rate has gone below the death rate. Okay, that is the general progression of those two curves. Okay, and this red line or this red curve is that of the total population. Okay, यहाँ पे आपको पूरा population दिखाई देता है पूरे nation का. Okay, that is how you look at it. Now you're looking at various stages in it. Okay, so there is the first stage which we call as the high stationary stage. Then there is the second stage. High stationary meaning we are saying that the birth rate and death rate remain constant and they are both high. Okay, that is why we call it the high stationary stage. Okay. The second stage is called as the early expanding stage, meaning now here the population starts to expand. See, the population is very low over here. In the second stage, you can clearly see it is starting to rise. Okay, अच्छा rise हो रहा है. क्यों? क्योंकि birth rate has remained constant, but death rate has fallen. Okay, so clearly now people are being born at the same rate, but they're not dying at the same rate. So clearly the population is going to increase. There are going to be more number of people. So this is the early expanding stage. Okay, and then over here, what happens is that I don't know, people realize in a panic कि यार बहुत ज्यादा population हो गया, अभी इसको संभाल नहीं सकते. So clearly यहाँ पे अभी birth rate fall करने लगेगा. Okay, government takes measures. People themselves realize that they should not be populating the nation so much. So at this point of time, the birth rate clearly falls. The death rate is naturally falling anyways. And this is the late expanding stage. Okay, the population is still expanding, but it is in the later stages. Okay, and then moving forward, you go to the low stationary stage. Okay, now clearly what has happened is that the birth rate and death rate are both pretty low. Okay, and the population remains pretty stationary. Okay, it is not increasing at such a high rate. Can you see? Not increasing at such a high rate. Okay, थोड़ा सा ही increase है. Red line में हल्का सा increase है, तो थोड़ा सा ही increase हो जाता है population. Okay, and lastly, the fifth stage is the declining stage where the population is clearly declining. Okay, you're in 12th state. You have geography as a subject, a written subject, optional subject. Okay. So this is the last stage. We are discussing the demographic transition theory. Okay. We are seeing how the demographic or the nation, population of a nation changes over time. Okay. And these are the 5 stages: high stationary, early expanding, late expanding, low stationary, and decline. Okay. Okay. By the last stage, the population has started to decline. Why? Because the birth rate has fallen below the death rate. Okay, so anyways people are not being born so much, and clearly people are dying also at a pretty high rate. So obviously now the population has started to decline. Okay, now clearly people are not dying as such. They're dying at the same rate that they were earlier, but the birth rate has definitely followed that. Okay, that is what we are saying. Now let's look at all these stages very clearly. Okay, we are saying that generally any country is going to witness various stages in their population. Okay, so sometimes, and you will never see the same rate of growth or same rate of decline for every other country. Okay, every country will have its own history, its own experience of how its population changes. Okay, so normally you're saying that along with economic development, the tendencies of birth rate and death rate are different. All right, so sometimes growth rate of population also varies. So this is the theory that we are trying to explain. What the theory of demographic transition says is, it is always based on the population trends of the country at that given time. Okay, within a given period or at a given time, whatever is the population trend is what we are witnessing in the demographic transition period. Okay, so these are the various stages, and let's look at that. The first stage, high stationary stage, where was the birth rate? High. Where was the death rate? Both high. Purple and black lines are both high. So this is the high stationary. Both birth rate and death rate are going to remain high, and the population is going to remain stationary. Okay, it is not going to change because neither birth rate nor death rate are falling or changing. Okay, so high stationary stage में both birth rates and death rates are high during this phase, so population growth is stable. Okay, birth rates are high. Why are birth rates high? Because people are having lots of children. It's considered a generally good idea. Remember in those olden days, say 100 years ago, look at India, people used to have a lot of children. Okay, one, because uh, children are considered a gift of God. You like having children. Secondly, sometimes people, like I told you, death rate also used to be high. If parents did not know how many kids would make it to adulthood, right? So they used to give birth to a lot of children. On an average, a few kids will at least make it to adulthood. Because पुराने ज़माने में, remember, there used to be all those incurable diseases and
diseases and people used to die of those. Like what I told you, right? What we consider a 2-day trip to the hospital these days, at that time used to be considered fatal. लोग मर जाते थे tuberculosis से या फिर pneumonia से or something like that. Okay. आज हम बस जाके डॉक्टर के पास 4 दवाइयां लेके आते हैं, 2 लोग खा के भी खुश हो जाते हैं, right? So I'm saying कि in those days, these diseases that we consider pretty normal today used to be considered pretty fatal. So you were not never sure how many kids would make it to adulthood. So that was also another reason for parents to give birth to more kids. And people never realized that having more kids would put more strain on the economy. है ना, वो आइडिया भी नहीं थी बिकॉज पॉपुलेशन बहुत एजुकेटेड नहीं था. तो आदत है ना बड़े सारे बच्चों की, तो हम बस बड़े सारे बच्चे बना देते थे, लेकिन ये नहीं सोचते थे कि इतने सारे बच्चों का हम इकोनॉमी पे या हमारे खुद के बजट पे भी क्या असर होगा, ये हम नहीं सोचते. ओके. Also, this is also another reason people used to be dependent on agriculture or similar occupations, okay, primary occupations. And then obviously you need more people to work, right? अपने घर का खेत है, हाँ, मुझको चाहिए कि उधर, अब मैं वहां पे ऑब्वियसली वर्कर्स को हायर नहीं करूंगी, तो मैं किसको बुलाऊंगी? मेरे बच्चों को कि चलो यार एवरीबडी लेट्स गो टू द खेत एंड लेट्स वर्क इट आउट, ओके, लेट्स वर्क ऑन द फार्म. या फिर घर का कोई बिजनेस होगा, तो इंस्टेड ऑफ हायरिंग वर्कर्स इजंट इट इजियर फॉर माय ओन किड्स टू वर्क इन द सेम बिजनेस, है ना? तो क्लियरली ऐसे रीजंस के लिए भी लोग अक्सर मोर किड्स प्रेफर करते थे कि जितने अपने घर के बच्चे होंगे बिजनेस में पार्टिसिपेट करेंगे या घर के एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके हो जाएगा. ओके. ऊपर now you have to understand कि लोगों का उस जमाने में बहुत ज्यादा सेकेंडरी या टर्शियरी एक्टिविटीज नहीं हुआ करते थे, है ना? You're talking of at least a country which is a little backward, थोड़ा सा growing stages में है या grow भी करना शुरू नहीं हो गया है. ओके, उस टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग. Educational opportunities are also limited, okay, and fertility rates are high, meaning clearly women will give birth to more kids. Okay, families बड़े बड़े होते थे, science and technology clearly well developed नहीं था. You're looking at the very basic starting of a country. Okay, बहुत basic शुरुआत है ना country की, वो वाली देख रहे. लो सैनिटेशन, हाई अकरेंस ऑफ कंटेजियस डिजीजेस, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, मैल न्यूट्रिशन, ये कुछ कंसिडर करना पड़ेगा. तो उसकी वजह से हाई डेथ रेट्स भी होंगे. ओके. तो लो हाई बर्थ रेट्स का रीजन ये कि यू वांट मोर किड्स सो दैट मोर ऑफ देम कैन बी मोर ऑफ देम विल मेक इट टू अडल्टहुड, मोर ऑफ देम विल पार्टिसिपेट इन व्हाटएवर फैमिली बिजनेस और फैमिली थिंग यू गॉट गोइंग ऑन. And secondly, and also because you have no understanding or no idea that having more kids is going to affect your economy, the country's economy, or your own personal budgets. Okay. And lastly, the death rate is higher because clearly medical facilities नहीं है, technical know-how नहीं है, scientific know-how नहीं है, बहुत कम होता था उस जमाने में. You also used to, malnutrition was also a major cause, and lack of medical facilities also, है ना, वो बहुत ज्यादा एडवांस नहीं था. So obvious अभी इस कैटेगरी में कोई कंट्री फॉल नहीं करता है. अभी there is no other country, no country in the world which falls in this category. Okay, most countries have gone way beyond this category. हमारे लिए this category में भी before 18th century or something like that, 18-19th century के दरमियान की हमारी कैटेगरी होती है. Alright, we are looking at that. Now you come to the second stage, which is the early expanding stage, meaning the population has started to expand. Why? Because the birth rate has remained constant, but the death rate has fallen down. Okay, so clearly अभी population grow करेगा. Now what happens in the second stage? Technological expansion हो जाता है साइंस का, हाँ, टेक्नोलॉजिकली थोड़ा सा बेटर हो जाते हैं हम लोग, तो मेडिकल एंड हेल्थ केयर सर्विसेज पहले आ जाते हैं. ओके, बेसिक वैक्सीन मिल जाते हैं, बेसिक दवाइयां मिल जाती है, वो सब आना शुरू होता है. तो पीपल आर नॉट डाइंग इमीडिएटली जस्ट बाय अ कोल्ड एंड कॉफ. ओके, 2 दिन पानी में भी गए इसलिए अभी इमीडिएटली लोग मर नहीं रहे. ओके, दैट इज व्हाट वी आर सेइंग. तो उसकी वजह से क्या होता है, एंड एफर्ट्स आर अंडरवे टू कंट्रोल एंड कॉम्बैट डिजीजेस, तो रिडक्शन इन मोर्टेलिटी हो जाता है, डेथ रेट्स लोअर हो जाते हैं. ओके, लेकिन बर्थ रेट अभी भी हाई है बिकॉज वी आर स्टिल इन द प्रोसेस की नहीं बिजनेस ज्वाइन करेंगे बच्चे, एग्रीकल्चर खेत पे आएंगे काम करने को, वी आर स्टिल इन दैट प्रोसेस. ओके, सो बर्थ रेट कांस्टेंट है लेकिन डेथ रेट लो हो गया है, तो ऑब्वियसली अभी पॉपुलेशन ग्रो करेगा. ओके, ऊपर से अभी पॉपुलेशन ग्रो करेगा तो हमने अभी अगर टेक्निकल नो हाउ है एंड मेडिकल नो हाउ है तो हमने थोड़ा सा एग्रीकल्चर में या इंडस्ट्री में भी थोड़ा सा प्रोग्रेस कर लिया है. ओके, विच मीन्स नाउ ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, एंड लोगों को धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस स्टेज ना, लोगों को रियलाइज होगा कि somebody else is making those calculations कि यार अगर इसी रेट से पॉपुलेशन बढ़ता रहा तो हम इनको क्या खिलाएंगे क्या पिलाएंगे. जमीन तो हमारी बदलती नहीं है, हमारे पास जितना पैसा आता है वो तो बहुत नहीं बदलेगा. तो क्लियरली इफ ये पॉपुलेशन इसी रेट से इंक्रीज करता रहा तो कल इतने सारे बच्चों को जॉब्स कहाँ से देंगे, इतने सारे बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज कहाँ से प्रोवाइड करेंगे, क्या खिलाएंगे क्या पिलाएंगे. सो नाउ वी स्टार्टेड टू थिंक आउट दिस. ओके, सो नाउ पीपल हैव स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि यार पॉपुलेशन को अभी कम करना चाहिए, मीनिंग क्लियरली लोगों को मारना नहीं है, लेकिन जो नए लोग पैदा करने की हमारी ख्वाहिश है उसको थोड़ा कम करना चाहिए. ओके, वी शुड ट्राई टू रिड्यूस द बर्थ रेट, दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट. सो एफर्ट्स टू कंट्रोल द पॉपुलेशन आर बीइंग लॉन्च्ड. ओके, डेवलपिंग कंट्रीज जो होते हैं with high populations, they usually are currently undergoing this phase. Okay,
तो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन स्टेज में जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं ना विद हाई पॉपुलेशंस, दे फॉल इनटू दिस कैटेगरी. ओके, वी आर लुकिंग फॉर दोज नेशंस. तो कंट्रीज आर Congo, Bangladesh, Uganda, Niger, etc. Okay, ये सारे कंट्रीज ये एक्सपांडिंग स्टेज में आते हैं. ओके, we are looking at those. Now तीसरी स्टेज जाते हैं, लेट एक्सपांडिंग स्टेज. ओके, हाय सर, ये दे दो, ऊपर ही तो कनेक्टेड है सर. अच्छा, थोड़ा सा हट जाती हूँ. क्या है लैपटॉप चार्जिंग हो गया है? तो पासवर्ड क्या लेना होगा? ये लगाने का इधर हां लगा दो. क्यों पर रहता है? ये चीज है. एक टाइम प्लीज सर, प्लीज. वो एक वीडियो भी चेक मैंने बहुत लोगों को कहते हुए देखा है, तो आई एम नॉट टेकिंग दैट. समझ में नहीं आ रहा. डबल जेल है नहीं, मैंने बहुत ही ज्यादा बच्चों को गिरते हुए देखा है. आई एम नॉट टेकिंग दैट. बच्चे गिरे तो ठीक है, टीचर ने नहीं गिरना चाहिए. इट विल बी वेरी एम्बैरेसिंग. भैया वो या टीचर को मैंने ये आई नॉट हैव सच क्लियर आइडियाज पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई प्ले आ रहा है, कोई पैटर्न आ जाए. बंदा अलग था, मैं ऐसी नहीं हूँ. और लाइक मैं वो कौन था, बैग पकड़ रहे हो? व्हाट इज दैट गाय जिसका वो गॉडलेट है? सारी वही आइडिया है. इतना ज्यादा है. Let's control, let's remove half the population. ये अच्छी की बोले. Correct. कोई तो होता है. आप लोग ड्राइंग कर रहे हैं क्या है वो? Curious what you're drawing. Is it a, it's a dog? Oh. For a moment I thought you were drawing some organ system, and then I realized no, it doesn't look like an organ system. आपने तो बोला किसके बच्चे? हाइड्रोजन. अच्छा. ओके ओके. आप एनडीए के हो. गुड थिंग फॉर यू. ये याद रखिएगा, ये सब आता है एनडीए में आपको. हाँ जी. सो वेयर वर वी? सो वी आर डिस्कसिंग. जी जी बिल्कुल. तो वी आर एट द लेट एक्सपांडिंग स्टेज नाउ. ओके, हम कहते हैं लेट एक्सपांडिंग स्टेज में क्या हो रहा है, क्लियरली अभी डेथ रेट रिड्यूस हो गया. ओके, वो तो और भी, वो तो सी यहाँ पे व्हाट हैज हैपेंड इज where are we? Late expanding stage. हाँ, ये डेथ रेट जो ऑलरेडी सेकंड स्टेज में फॉल करना शुरू हो गया था, इट कंटिन्यूज टू फॉल इन द थर्ड स्टेज आल्सो. ओके, इट विल कंटिन्यू टू लोअर इटसेल्फ इन द थर्ड स्टेज. सिर्फ बहुत ड्रास्टिकली नहीं, हल्का हल्का लोअर हो रहा है. ओके, तो वो वहां पे लो होता है. एंड बर्थ रेट यहाँ पे अभी ड्रास्टिकली फॉल करना शुरू हो जाता है, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू द अदर डे, यार 12th स्टैंडर्ड बातें मत कीजिए. Okay, so we are saying it in this stage clearly there are countries like China who went with the one child policy, countries with India who went the hum do hamare do policy. So clearly people are now, the government is taking measures, policies implement कर रहे हैं ताकि population को reduce कर दिया जाए. Okay, हमने क्या कहा, we didn't say, हमने चाइना जैसा जबरदस्ती नहीं किया कि
दो के बियॉन्ड बच्चे, एक के बियॉन्ड बच्चा नहीं कर सकते या दो के बियॉन्ड बच्चे नहीं कर सकते। हमने बोला तीसरे बच्चे के आगे हम फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करेंगे जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। नॉर्मली हम कैसे करते हैं ना, हम फर्स्ट टू फिफ्थ एजुकेशन फ्री रखते हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो उन्होंने बोला वो फैसिलिटीज वो तीसरे चाइल्ड को नहीं होगी, तो आप तीसरा चाइल्ड ना पैदा कीजिए। दैट इज द जनरल आइडिया, दैट इज द हाउ डू यू से इंसेंटिव दैट वाज गिवन कि दो बच्चों के लिए गवर्नमेंट केयर करेगा, लेकिन तीसरे बच्चे के आगे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बच्चे के लिए कैसा केयर करना है। ऑब्वियसली देन लोगों की भी टेंडेंसी कम हो जाती है बच्चे पैदा करने की आगे के। ओके, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एट दिस स्टेज। द बर्थ रेट स्टार्ट्स टू फॉल ड्रास्टिकली। यू सी वो पर्पल लाइन बहुत फटक से नीचे आ रही है ना। तो नाउ द बर्थ रेट इज फॉलिंग, birth rates are also decreasing. This reduces the rate of population growth. Okay, population अभी भी grow हो रहा है क्योंकि birth rate अभी भी high है ना death rate से, तो population will still grow. Okay, लेकिन उतना ज्यादा तेजी से नहीं grow करेगा population. Okay, then in country तो obviously progress कर रहा है, technical know how better है, obviously medical know how better है, तो अभी now the country is progressing. अभी वो secondary and tertiary activities में खुल के expand कर रहे हैं. Okay, पहले जो सिर्फ प्राइमरी एक्टिविटीज में कर रहे थे एंड सेकेंडरी टर्शरी में बस हल्का हल्का शुरुआत किया था, by this stage now the country is famously going into that stage. Okay, बहुत happily progress कर रहा है वो वहाँ पे। Income of the people of the country is also above subsistence level. Okay, तो लोगों का इनकम अच्छे से बढ़ता है, their standard of living is elevated. अच्छा खासा, एक सेकेंड ना, हाँ अच्छा खासा एलिवेट हो जाता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड एवरीथिंग, एंड पॉवर्टी डिक्रीज होने लगता है, टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ जाता है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो एक्सपांडिंग, सेकेंडरी टर्शरी एक्टिविटीज इंक्रीज होते जाते हैं, मोर एंड मोर पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन द सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज। ओके, एजुकेशन लेवल ऑफ द पॉपुलेशन ऑल्सो इंक्रीजेस क्लियरली हमारे, बिकॉज हर तरह की फैसिलिटी बढ़ जाती है। मतलब see the thing is, as long as it's a cycle, you know, as long as people have a little money they are going to spend on bettering themselves, है ना, बेटर एजुकेशन करेंगे, हायर एजुकेशन लेंगे, बेटर जॉब्स इंप्लीमेंट करेंगे, सेकेंडरी टर्शरी एक्टिविटीज में ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। इसका मतलब अपना जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ गया मतलब क्या, पैसा आ गया, वो पैसा वापस कहाँ खर्चा करेंगे, वही साइकिल है, और खुद को बेटर करेंगे और बेटर प्रोग्रेस करेंगे और बेटर पैसा कमाएंगे और बेटर पैसा वापस उसी प्रोसेस। यू अंडरस्टैंड, इट्स अ साइकिल। As long as you have a little money, you can always go ahead and make more money as long as it's, you know, the input is in the right direction. Okay, that's what we are saying. तो भैया, तो ये सेकेंडरी टर्शरी एक्टिविटीज एक्सपांड हो जाते हैं, पॉपुलेशन का एजुकेशन लेवल भी बढ़ जाता है, एंड अभी लोगों को फैमिली प्लानिंग का इंपॉर्टेंस भी पता चल गया है, तो फैमिली का साइज रिड्यूस हो जाता है, मीनिंग बर्थ रेट कंट्रोल कर रहे हैं हम लोग। तो कंट्रीज दैट आर मूविंग टुवर्ड्स द डेवलप्ड स्टेज फ्रॉम डेवलपिंग आर गोइंग थ्रू दिस स्टेज। ओके, तो इंडिया चाइना इसका एग्जाम्पल है, इंडिया चाइना लेट एक्सपांडिंग स्टेज का एग्जाम्पल है। ओके, next you go to the fourth stage. Look at the fourth stage, what is happening in the fourth stage, birth rate drastically reduce हो गया है ना, यहाँ तक आ गया था। अब birth rate अभी भी death rate से high है, the birth rate is still higher than the death rate, right? ये मैं हूँ क्या? हाँ ये मैं हूँ। Okay, so the birth rate is still higher than the death rate. Okay, death rate अभी constant हो गया है, अभी now the death rate is not falling in the fourth stage, right? But the birth rate is falling, है ना, still falling down, है ना, clearly। अभी इस स्टेज में देखते हैं, नाउ वी आर सेइंग अभी अपना टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस वगैरह सब कुछ अच्छा था, अभी आर प्रीटी एडवांस्ड नाउ, है ना, थर्ड स्टेज के एंड तक वी आर प्रीटी एडवांस्ड। फोर्थ स्टेज में द बर्थ रेट इन द थर्ड स्टेज नाउ लोअर्स फर्दर। ओके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज वेरी हाई, economic condition, economic status of citizens has also improved a lot, एंड टर्शरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज का जो शेयर होता है वो प्राइमरी से ज्यादा होगा। ओके, रिमेंबर सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज जो होते हैं वो हमेशा ज्यादा पैसा बनाते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू गो इनटू ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन और योर इंडस्ट्रीज वगैरह में पार्टिसिपेट करते हो, सर्विस इंडस्ट्री में हो, तो उसके पैसे ज्यादा बनते हैं। यार आप एक जोमेटो या स्विगी पर से खाना मंगवाते हो तो सोचिए हर बार आप रेस्टोरेंट को उस जो फीस देते हो या प्लेटफॉर्म फीस देते हो वो भी कितने होते हैं, अच्छे खासे होते हैं ना, एटलीस्ट 10% ऑफ अमाउंट तो दे देते हो आप उनको। तो ये सर्विस, व्हाट इज जोमेटो डूइंग, इट्स प्रोवाइडिंग यू विद सर्विस, राइट, वो सर्विस इंडस्ट्री है। इट्स खाना बनाने वाली इंडस्ट्री भी सर्विस इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री इज आल्सो सर्विस इंडस्ट्री, यू पे देम फॉर द फूड एंड दे प्रोवाइड यू विद द फूड, राइट, दैट इज द आइडिया। लेकिन वो जो जोमेटो की डिलीवरी सर्विस है, जोमेटो एंड स्विगी क्या है, या ब्लिंकिट और व्हाटएवर, यू नो, इंस्टामार्ट, क्या है, डिलीवरी सर्विसेज, राइट। व्हाट आर यू डूइंग, दे गिव यू द प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट्स बना नहीं रहे, वो सिर्फ दुकान में से आपको लाके देते हैं, उनका काम क्या है, दुकान में से आपको लाके देना। ओके, सो सर आपकी, अच्छा, तो वो कर रहे हैं क्लियरली, है ना, एंड उसके लिए वो चार्ज करते हैं, सो दैट इज आल्सो सर्विस इंडस्ट्री। तो जितना ज्यादा सर्विस इंडस्ट्री यूजुअली मेक्स मोर मनी देन द प्राइमरी इंडस्ट्री और द सेकेंडरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री, टर्शरी सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी से हमेशा ज्यादा पैसे बनाता है। तो क्लियरली जब हमारा जीडीपी मोस्टली सेकेंडरी या टर्शरी से आता है, विच मीन्स अ कंट्री इज डूइंग वेल। ओके, अगर किसी कंट्री का जीडीपी हाई है तो आप देखिएगा कि उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर का, वो अक्सर थोड़ा सा हाई होता है एज अपोज टू द प्राइमरी सेक्टर। ओके,
इंडिया का फिलहाल का भी केस वही है, हमारा प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर का क्लियरली हाई है। ओके, सो व्हिच मींस वी आर डूइंग वेल। अभी एपिडेमिक्स वगैरह जो है वो कंट्रोल में है, डेथ रेट इज वेरी लो बिकॉज बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो ओनली पीपल हु हैव वेरी डिफिकल्ट डिजीजेस टू क्योर, इनक्योरेबल डिजीजेस वगैरह, उनको लेकर प्रॉब्लम्स होते हैं, बट अदरवाइज मोस्टली वी आर गुड। ओके, people are health conscious, the birth rate is not less than the death rate, but it is almost the same. Okay, birth rate थोड़ा सा ही हाई है डेथ रेट से, तो पॉपुलेशन अभी हल्का सा बढ़ेगा, बहुत हल्का बढ़ेगा। ओके, एंड पॉपुलेशन ग्रोथ मिनिमल होता है यहाँ पे। तो developed countries like USA are going through this phase. Okay, USA should be considered from the fourth stage, low stationary stage. Okay, the population is slightly stationary and हल्का सा बढ़ेगा. Okay, very हल्का सा. That is what you're saying. That is the fourth stage. And lastly, you come to the fifth stage. Fifth stage में बहुत interesting चीज हो गई है with the birth rate and death rate. What has happened? The birth rate has fallen below the death rate. है ना? This is the birth rate. Purple color का line birth rate है. Black color का line death rate है. Birth rate death rate से नीचे आ गया. इसका मतलब अभी पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगा। जितने लोग पैदा हो रहे हैं उससे ज्यादा लोग मर रहे हैं। तो क्लियरली मतलब जितने ऐड हो रहे हैं उससे कम, उससे ज्यादा सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मिनिमाइज हो रहे हैं। तो क्लियरली दैट मीन्स कि अभी पॉपुलेशन कम हो जाएगा आपका। ओके, सो दिस इज द डिक्लाइनिंग स्टेज, जहाँ पे आपका पॉपुलेशन डिक्लाइन करते रहता है। ओके, ये वो वाला स्टेज है। सो वी आर लुकिंग एट द फिफ्थ स्टेज नाउ, डिक्लाइनिंग स्टेज। यहाँ पर बर्थ रेट बहुत ज्यादा लो हो जाता है एंड ऑलमोस्ट इक्वल्स द डेथ रेट। ओके, आ गया यहाँ पे, ऑलमोस्ट इक्वल्स द डेथ रेट। Population growth is minimal, or in some countries it could be negative, meaning the birth rate actually goes and falls below the death rate. Okay, population may be reduced because of higher mortality. Higher mortality की वजह से population कभी-कभी reduce हो जाता है। अभी ऐसे countries में, now this is that very advanced society जहाँ पे I wonder if I should tell you that हम जितने ज्यादा मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं ना, हमारे वहां पे एक कॉन्सेप्ट भी आता है, people choose not to get married, people choose to get married but not have kids, so the birth rate clearly falls. Okay, especially in metropolises वो बहुत ट्रेंड होते जाता है, हम उसको डिंक बुलाते हैं, डबल इनकम नो किड्स। So that is a trend. I'm not saying it is something that is affecting the country as a whole. I'm saying such concepts also have been introduced in our society now. Okay, so we are saying that because individualism का बहुत बड़ा ये आ गया, वेव आ गया कि नहीं मैं मेरी मैं individual, so I'll behave what I feel like. I do not. We respect the family structure, but we are not putting ourselves through the grind, if we consider that a grind, just to go through it. Okay, तो हमको अभी हमारा फंडा ये है ज्यादा कि हम अपने लिए अच्छा कन्वीनियंट जिंदगी जिए। यूएसए में मैं ट्रेंड बताती हूँ आपको, पीपल डू नॉट save up for their marriages or save up for their kids. What they do is कि उनके यहाँ एक तो वीकली पगार मिलती है ना, वीक टू वीक पगार मिल जाती है आपको। सो एवरी वीकेंड एवरी फ्राइडे यू गेट योर सैलरी। तो लोग क्या करते हैं, उसको सेव अप कर लेते हैं एंड लोकल ट्रिप्स वगैरह करने जाते हैं, या टूरिज्म करने जाते हैं, या फिर इंडिया चले जाते हैं एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए, यू नो विल जस्ट डू दैट। तो वो सारी वो खुद के प्लेजर के लिए सारी चीजें कर रहे हैं। ओके, बट दैट मीन्स यू आर नॉट प्लानिंग फॉर अ फैमिली, यू आर नॉट प्लानिंग फॉर अ फ्यूचर, क्लियरली यू आर नॉट प्लानिंग इन दिस राइट। So obviously the birth rate is going to fall. If you have no planning for a kid, you're not going to probably have a kid, right? So clearly the birth rate keeps falling. I'm saying कि tendencies बदल जाते हैं। Okay, जब आप बहुत बहुत ज्यादा अच्छी इकोनॉमी में से आते हो तो क्लियरली वो टेंडेंसीज बदल जाती है कि why care for kids, why have kids, तो वो टेंडेंसी हो जाती है, बर्थ रेट अपने आप गिर जाता है। ओके, समटाइम्स करियर्स इतने ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं कि हैविंग किड्स आल्सो बिकम्स अ प्रॉब्लम। ओके, हेल्थ biologically having kids becomes a problem. Suppose if a woman marries very late, okay, यूजुअली अपने करियर में वगैरह उसको एस्टैब्लिश करना है एंड शी मैरीज वेरी लेट, देन उस केस में भी यही हो जाएगा कि, एंड दिस इज नॉट जजमेंट, आई एम नॉट टेलिंग दिस आउट ऑफ जजमेंट, आई एम टेलिंग यू what the current situation looks like when the country is very advanced. Okay, people usually choose to better their career rather than go into the family life thing. Okay, so then if you're going to ignore kids at a certain stage, then after एक biological clock भी होता है ना आपकी हर किसी की बॉडी का, तो उसके बाद वो फर्टिलिटी रेट्स अपने आप डिक्रीज हो जाते हैं, फर्टिलिटी रेट डिक्रीज हो जाएगा तो अपने आप बर्थ रेट भी गिर जाता है। ओके, देन दैट आल्सो थिंग हैपेंस। सो ऑब्वियसली फॉर ऑल दीस वेरियस रीजंस द बर्थ रेट कीप्स फॉलिंग। ओके, वो थोड़ा थोड़ा कम होते जाता है। वी आर नॉट सेइंग कि डेथ रेट हाई है बर्थ रेट से, इसका मतलब लोग ज्यादा मर रहे हैं, लोग उतने ही मर रहे थे जितने पहले मर रहे हैं बाय व्हाटएवर रीजन, नेचुरल और एक्सीडेंटल और whatever, but we are saying कि the birth rate definitely starts falling because people are not that interested in giving birth to more kids. Okay, economic condition of the country and citizens is very good, लेकिन now there is a very typical demographic over here कि जो बच्चे हैं ना
वो जो बच्चे हुए वो थोड़े कम है सोसाइटी में, ओके, एंड एल्डरली पीपल थोड़े ज्यादा है। अपने यहाँ पे कैसा है, बर्थ रेट पहले बहुत हाई था, तो अपने यहाँ पे बच्चे बहुत है। अभी हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा डेमोग्राफिक है वो 30 to 40 के एज ग्रुप का है, 30 to 50 के एज ग्रुप का। वो सबसे ज्यादा लोग हैं हमारे यहाँ पे, बिकॉज अर्लियर 80s में रिमेम्बर हम कितने बच्चे कर रहे थे। सो क्लियरली उसकी वजह से हमारा अब वो ग्रुप ज्यादा बड़ा हो गया, 30 to 50 एज ग्रुप का, ओके। लेकिन हमारा जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो थोड़ा सा कम है, एंड बच्चों का पॉपुलेशन अभी कम है, क्योंकि हमने 80s 90s में डिसाइड कर दिया कि नहीं, इतने बच्चे नहीं पैदा कर सकते, तो हमारा बर्थ रेट गिर गया। तो अभी हमारे बच्चे जो है 18-20 ईयर्स के नीचे के जो बच्चों का पॉपुलेशन है वो थोड़ा सा कम हो गया है, ओके, इट इज अ लिटिल लेस। तो ये दिस थिंग ऑल्सो हैपेंस इन द लास्ट स्टेज कि बच्चों का जो पॉपुलेशन होता है, यंगर पीपल का जो पॉपुलेशन होता है वो कम हो जाता है, एंड एल्डरली पीपल का जो पॉपुलेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ओके, इन द कंट्री। So tertiary activities contribute the most to the economy, and high quality of educational and medical facilities are also available. Okay, सब भला चंगा है कंट्री में, everything is working fine, the economy is going well, the standard of living is great, the medical facilities, technological know-how, educational support, educational infrastructure, rest of the infrastructure in the country, everything is fine. You're just saying that the birth rate has fallen below the death rate. Okay, healthy environment and pleasant life, it is a very great thing to live in. Sweden, Finland, ये जो सारे countries है ना, यहाँ पर बहुत आसानी से इस तरह से जी सकते हैं। दिस इज अ नाइस प्लेस टू बी, द फिफ्थ स्टेज इज अ गुड प्लेस टू बी इन द कंट्री, फॉर अ कंट्री, ओके। ठीक है, समझा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ऑल 5 स्टेजेस। I'd like to tell again कि I am not judging people और saying कि किसने क्या करना चाहिए, फैमिली लाइफ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। आई एम जस्ट सेइंग कि दिस इज व्हाट द करंट सिचुएशन लुक्स लाइक। जब आप बहुत ज्यादा एडवांस कंट्रीज में जाते हो तो दिस इज व्हाट द सिचुएशन लुक्स लाइक, ओके। ये वाला देखिए, ये इफ द क्रूड बर्थ रेट इज 7, क्रूड डेथ रेट इज 8, तो कौन सी स्टेज में होगा कंट्री का डेमोग्राफिक ट्रांजिशन? कौन सी स्टेज में होगा? बर्थ रेट इज 7 एंड डेथ रेट इज 8, डेथ रेट हाई है बर्थ रेट से, तो कौन सी स्टेज है ये? इकलौती स्टेज है, आखिरी स्टेज, द लास्ट स्टेज, फिफ्थ स्टेज, डिक्लाइनिंग स्टेज में। क्रूड डेथ रेट ऑफ 20 एंड क्रूड बर्थ रेट ऑफ 24 माने बहुत हाई होता है, दिस इज वेरी हाई। तो यू आर इन द सेकंड स्टेज प्रोबेबली, समवेयर इन द सेकंड स्टेज, हाँ, अर्ली सेकंड स्टेज में हो गया। ठीक है, ये वाला चीज एक देख लेते हैं यार, पॉपुलेशन कंपोजिशन एंड पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, ओके। कॉम्पोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन माने आप हर चीज कवर कर रहे हो, रूरल अर्बन पॉपुलेशन कि कितने लोग रूरल एरियाज में रहते हैं, कितने लोग अर्बन एरिया, व्हाट डिफाइंस व्हाट इज रूरल एंड व्हाट इज अर्बन। रूरल मीनिंग वो लोग जो प्राइमरी एक्टिविटीज प्रैक्टिस करते हैं, ओके, फार्मिंग, माइनिंग, फिशिंग, ये सारी एक्टिविटीज, हंटिंग, गैदरिंग, हाँ, विलेज, तो वो वाले रूरल एरियाज हो गए, ओके। हमारे यहाँ पे पूना को अर्बन बुलाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज प्रैक्टिस करते हैं ज्यादातर लोग। सो वी आर सेइंग रूरल अर्बन पॉपुलेशन है। रेजिडेंस कहाँ है आपका? रूरल अर्बन रेजिडेंस रहता है या कहाँ है? एज वाइज हम डिफाइन करते हैं ग्रुप को, मैरिटल स्टेटस वाइज डिफाइन करते हैं, सेक्स रेशियो के हिसाब से डिफाइन करते हैं कि कितने, हाउ मेनी गर्ल्स एज अपोज टू हाउ मेनी बॉयज और हाउ मेनी वुमेन एज अपोज टू हाउ मेनी मेन, दैट इज द सेक्स रेशियो। सो हम वैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से हम पॉपुलेशन को समझने की कोशिश करते हैं, इस तरह से क्लासिफाई करते हैं हम हमारे पॉपुलेशन को। And structure of a population is the overall picture or idea we get by studying the composition of a population. For example, एज कॉम्पोजिशन जो होगा वो हमको बताता है कि हमारे पॉपुलेशन का हमारे पॉपुलेशन में कितना परसेंटेज है बच्चों का, मिडिल एज पीपल का एंड एल्डर्स का, सीनियर सिटीजन का, ओके, वो बताता है। तो उससे हमको पता चलता है कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी कैसे होगी। फॉर एग्जाम्पल ये सेकंड इसका है, राइट, दिस इज, हाँ, ये सेकंड चैप्टर है आपका, दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड चैप्टर, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। आई विल शो यू व्हाट द पॉपुलेशन स्ट्रक्चर लुक्स लाइक। दिस इज एसेंशियली व्हाट इट लुक्स लाइक। ये आपके पॉपुलेशन पिरामिड्स है, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर्स है। यूजुअली क्या होता है, ये बीच वाला जो पार्ट है ना, वो आपको बताता है कि एज ग्रुप्स बताता है, 0 to 5 एज, 5 to 10 एज, 5 to 10 years of age, 10 to 15 years of age, 10 to 20 years of age। हाँ, वी आर लुकिंग एट दिस। ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड लड़कों और लड़कों के लिए तय करके रखे हमने। लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है? मेल है, मेल, लेफ्ट ब्लू इज द लेफ्ट इज द मेल एंड वो रेडिश पिंकिश इज द फीमेल साइड, ओके। तो देखिए अभी हमारा ये वाला स्टेज में देखिए, लुक एट दिस पॉपुलेशन। यहाँ पर देखिए जो बड़ों बच्चों का स्टेज है वो क्लियरली हाई है, यू हैव अ हाई बर्थ रेट, है ना, क्लियरली हाई बर्थ रेट है क्योंकि बहुत सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं 0 to 5 years में। एंड डेथ रेट कितना है? हाई डेथ रेट है, ज्यादा लोग मर भी रहे, बहुत ज्यादा लोग नहीं मिल रहे आपको ना, 80s 90s के ऊपर बहुत ज्यादा, 80-90 years के ऊपर ज्यादा लोग नहीं मिल रहे। तो दिस इज अ हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, ठीक, ओके। क्लियरली आपको यहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन बहुत मिलेगा क्योंकि आपको 18 to 50 के बीच में आपको पॉपुलेशन चाहिए, 18 to 60 के बीच में। सारे लोग कम से एज में काम करते हैं, 18 to 60 के बीच में काम करते हैं ना, वी यूजुअली वर्क ड्यूरिंग दैट स्टेज।
तो यू आर सेइंग कि उसके बीच में आपको बहुत बड़ा मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन मिलता है। ओके, तो इसकी वजह से आपकी इकोनॉमी को इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, बिकॉज क्लियरली एट in another say 10-15 years of time also you're going to have a huge chunk of people who work in that 18 to 60 category. Okay, वो category में काम करेंगे. And then this is, look at this population, the birth rate is a little high but not very high, and the death rate is a little high but not very, a little low but not very low also. Okay, so you're looking at that and clearly आपका यहाँ पर थोड़ा कम पड़ रहा है ना पॉपुलेशन, एग्जैक्टली यहाँ पे जहाँ पे रिक्वायरमेंट की पॉपुलेशन की वो थोड़ा कम पड़ गया है। नहीं समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है राइट, कि दिस इज अ लिटिल प्रॉब्लम। एल्डरली लोगों का पॉपुलेशन ज्यादा है, यंगर पीपल का जो काम नहीं कर सकते थोड़ा सा उनका पॉपुलेशन थोड़ा कम है, लेकिन वो जो गोल्डन ईयर्स है ना 30 to 50 के बीच में उसका पॉपुलेशन सीरियसली कम है। मीनिंग इस गवर्नमेंट ने इस स्टेज में कहीं तो कुछ 10-20 साल पहले पॉपुलेशन को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, है ना? क्लियरली इसीलिए उनका इस स्टेज में पॉपुलेशन नहीं दिखाई दे रहा है ना? You clearly can't have a lot of people in this population. कुछ 20-30 साल पहले उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर्स लाए जिसकी वजह से वो पॉपुलेशन रिड्यूस हो गया है एंड अभी वापस उन्होंने ये बढ़ाना शुरू कर दिया है। दिस इज द केस विद चाइना। चाइना ने ये किया था, उन्होंने लाइक आई टोल्ड यू राइट, उन्होंने 80s में बोला था कि वन चाइल्ड पॉलिसी रखा था। मैंने आपको स्टोरी बताई थी ना, लोग अपना अपना एक दूसरा बच्चा पैदा करके अपने माँ बाप को दे देते थे, हम बोले थे ये उनका बच्चा है आप उनको बड़ा करो। तो सम किड्स यूज्ड टू जस्ट ग्रो अप विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स थिंकिंग दे आर देयर पेरेंट्स, क्योंकि उन बच्चों को ऑफिशियली बताया नहीं जाता था कि ये आपके माँ बाप नहीं है, ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स है करके। एंड देन इमेजिन द ट्रॉमा नोइंग 18-20 years लेटर, जब आपको लगता है कि बच्चा सयाना हो गया है, अभी इसको सच बता सकते हैं, तब जाके बताना कि भाई ये तेरे माँ बाप नहीं है, ये तेरे ग्रैंड पेरेंट्स है एंड हम तुम्हारे माँ बाप है। एंड imagine the emotional distance that the kids used to feel in those days, because गवर्नमेंट को नहीं बता सकते, गवर्नमेंट सीधा उठा के जेल में डाल देता था। उनका कम्युनिस्ट गवर्नमेंट तो और भी ज्यादा खतरनाक हुआ करता था ना, used to not be very how do you say इजी गोइंग नहीं थे वो बहुत ज्यादा। एंड चाइना वाज नोन टू डू ऑल दीज वियर्ड थिंग्स। एक टाइम पे उन्होंने सारे स्पैरोस को सारे मार दिया। तो उनके यहाँ ये स्टोरी नहीं पता आपको? उन्होंने, वो बहुत फेमस स्टोरी है, उन्होंने सारे, बिकॉज वो स्पैरोस आके दाना चुप के चले जाते थे, तो उनके प्रेसिडेंट ने बोला सारे स्पैरोस को मार दो, तो उन्होंने मिलकर सारे स्पैरोस को मार दिया। यू हैव टू अंडरस्टैंड द इकोलॉजिकल बैलेंस, कि एक एनिमल चला जाता है तो उसकी वजह से बाकी का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, तो उनको फिर उसका सामना करना पड़ा। तो उनके यहाँ फिर फैमिन्स आए, प्लेग्स आए, एंड देन उन्होंने सोचा अरे नहीं, देन वापस उसको रिपेयर करो। आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक फन ऑफ द कंट्री, आई एम सेइंग जब आप एक्सट्रीम मेजर्स में जाते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको भुगतने पड़ते हैं। यू विल हैव टू गो थ्रू दैट थिंग। ओके, सो देन चाइना, व्हाट चाइना डिड वाज, चाइना ने 80s में रियलाइज किया पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए। अभी उनका पॉपुलेशन थोड़ा कंट्रोल में है। अभी पिछले 10 साल में उन्होंने रियलाइज किया यार अभी ना अगले 15-20 सालों के बाद अपने पास वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है। यू डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ पीपल who will fall into that age group from 20 to 60 who will work for the country, है ना? अगर वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा नहीं होगा तो सटक से कंट्री का जीडीपी कम हो जाता है। दैट इज द वन थिंग दैट गेट्स अफेक्टेड वेरी प्राइमरीली, है ना? सबसे एसेंशियली वही फर्क पड़ जाता है। तो उन्होंने सोचा नहीं नहीं, अभी वापस लोगों को बोला नहीं नहीं जाओ शादियां करो, लोगों को बोला नहीं नहीं एवरीबडी गेट मैरिड, उनको इंसेंटिव्स दिए कि शादी करोगे तो गवर्नमेंट आपको ये इंसेंटिव दे देगा, आपको घर पाई करने में इजी हो जाएगा, बच्चे पैदा करो, एक नहीं दो करो, यू नो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो उन्होंने वो सारे पॉलिसीज रिलैक्स कर दिया एंड नाउ दे आर ट्राइंग टू get the population to produce more kids. Okay, but now that is going to be something in the distance. अभी उनको वो 20-30 साल बाद वो इफेक्ट दिखाई देगा, तो उनका एक 10 साल का स्लम्प तो आ गया पिछला, that can't be helped. So we are looking at such population structures. हम अभी इमिडिएटली वो नहीं करेंगे, मैं ना सोच रही थी ये डिस्कस करना है आपको, क्वेश्चन आंसर्स। एक मिनट, लेट्स गेट, मैं यहाँ पे ये भी देख लूं मेरे पास है क्या। ओके, see this question number 5, ये उनका बहुत फेवरेट है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम फॉर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, एंड ये बहुत बहुत फेवरेट डायग्राम होता है उनका, बहुत खुशी से बताते हैं वो। एंड ये क्वेश्चन देते ही देते हैं वो आपको, डेफिनेटली देते हैं। एंड मैप्स के ऊपर ना खुद से ड्रॉ करना सीखिएगा, वरना आपको एंड टाइम पे इफ यू थिंक ना मैंने देख लिया है मैंने मैप, यू वोंट रिमेंबर कौन से कर्व में क्या मार्क करना है। सो बिकॉज यू नो ना हाउ इंडेंटेड कंट्री लाइंस आर, कोस्ट लाइंस कितने इंडेंटेड होते हैं, तो फिर आपको वो याद रखना पड़ेगा कि इस कर्व में वो मार्क किया था, यू विल हैव टू रिमेंबर दैट। ओके,
करना है क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने. ओके. Identify the correct correlation, assertion and reasoning. Areas, A says areas which have fertile soil have dense population, and the reason is fertile soils are good for agriculture. एरियाज जिसमें असर्शन मतलब स्टेटमेंट है कि जहाँ पे फर्टाइल सॉइल होता है वहां पे डेंस पॉपुलेशन होते हैं. ये तो है, मतलब वो तो ट्रू है. एंड वी आर लुकिंग कि फर्टाइल सॉइल्स जो होते हैं वो गुड होते हैं एग्रीकल्चर के लिए. ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है. एंड डज आर एक्सप्लेन ए? इज आर द रीजन फॉर ए? नहीं. फर्टाइल सॉइल्स आर नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर. ओनली ए इज करेक्ट. हम कह रहे हैं कि जहां पर उपजाऊ जमीन है वहां पर डेंस पॉपुलेशन भी होता है. फर्टाइल सॉइल के यहाँ पे क्लियरली डेंस पॉपुलेशन भी होता है. एंड द रीजन इज कि जहां पर फर्टाइल सॉइल्स होंगे वहां पे एग्रीकल्चर कर सकते हैं. तो द लॉजिक बीइंग कि अगर फर्टाइल सॉइल्स है तो एग्रीकल्चर होगा तो वो डेंस पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकता है. तो वी शुड आइडियली गो फॉर ए एंड आर इज करेक्ट. है ना बाबा? हाँ, इट्स करेक्ट. हमने सही आंसर सोचा है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आपको गलत नोट्स दे दूं. सेकंड वाला, population of a region does not change, and reason says कि birth rate, death rate and migration affect the population of a region. A is wrong, absolutely wrong. क्योंकि population नहीं change होगा तो क्या change होगा? Population तो change होगा ना, because the birth rate is going to change, the death rate is going to change, migration is going to make a difference. तो population तो change होगा. किसी भी region का population certainly change होगा. नेक्स्ट वाला देखिए. हाँ, ओनली आर इज करेक्ट. हाँ, बी, ओनली आर इज करेक्ट. सही है क्या? हाँ, ओनली आर इज करेक्ट. आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी कि आई एम लुकिंग एट द करेक्ट आंसर्स. ऐसा ना हो कि कुछ चेंज हो गया हो. थर्ड वाला, इन स्टेज 2 डेथ रेट रिड्यूसेस बट बर्थ रेट इज कांस्टेंट, एंड द पॉपुलेशन इंक्रीजेस रैपिडली इन स्टेज 2. सही है ना? दोनों ट्रू है. एंड आर इज द एक्सप्लेनेशन फॉर ए ऑल्सो. सॉरी, नहीं क्या? नहीं, सेकंड में बर्थ रेट, हाँ सेकंड में बर्थ रेट कांस्टेंट होता है ना. सी, तो बर्थ रेट इज प्रीटी कांस्टेंट. थोड़ा ऊपर नीचे, लेकिन बर्थ रेट प्रीटी कांस्टेंट रहता है. लेकिन डेथ रेट ड्रास्टिकली गिरना शुरू होता है. तो इस स्टेज में पॉपुलेशन फर्स्ट टाइम ऐसे करके एक्सप्लोड करना शुरू हो जाता है ना? सॉरी, दैट्स हाउ वी वर्क. ठीक है, तो वील गो विद ए एंड आर बहुत करेक्ट, बट वो एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका. हम सी, वो क्या कह रहे हैं, डेथ रेट रिड्यूस हो रहा है, बर्थ रेट कांस्टेंट है, तो उसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है. लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रहा है इसके लिए डेथ रेट रिड्यूस होके बर्थ रेट नहीं कांस्टेंट है ना. आर उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है. वी आर सेइंग ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द एक्सप्लेनेशन फॉर इट. है ना? आर एक्सप्लेनेशन थोड़ी प्रोवाइड कर रहा है फर्स्ट वाले का. वो तो ए प्रोवाइड करेगा आर का एक्सप्लेनेशन कि बिकॉज बर्थ रेट कांस्टेंट है लेकिन डेथ रेट फॉल कर रहा है इसलिए पॉपुलेशन इंक्रीज होगा. आर का एक्सप्लेनेशन ये है, ए का एक्सप्लेनेशन आर नहीं. ओके, ठीक है. सो वील गो विद दिस डी फोर्थ. बोथ ए एंड आर करेक्ट. अभी इम्पैक्ट ऑफ रिलीफ ऑन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. क्या यार, ये तो नॉर्मल है. ये ऐसे याद रखना पड़ेगा आपको. मैं भेज देती हूँ आपको. आपके नोट्स ठीक से देख लीजिए. एंड में ना मैप्स वैप्स भी है. और ये तो मैंने टेपा था, लेकिन आपको ये मैप्स यहाँ पे देखने पड़ेंगे. है ना? वो आपको हाईली पॉपुलेटेड, स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन इन इंडिया बोल रहे हैं, डेजर्ट हाईली पॉपुलेटेड रीजन इन ऑस्ट्रेलिया बोलेंगे, तो यहाँ का देख लीजिएगा. दिस इज दैट अपना क्रिकेट जहाँ हम खेलते हैं दुनिया भर का, मेलबर्न, सिडनी वगैरह, ये वो एरिया. ओके. स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन इंडिया का ये थार बता था. कंट्रीज इन स्टेज 2 आर गोइंग टू बी बांग्लादेश एंड युगांडा. दिस इज युगांडा, दिस इज बांग्लादेश. हाँ, तो ये वो दो कंट्रीज बोले थे. एंड स्टेज 5 के कंट्रीज है स्वीडन, फिनलैंड. वो दोनों कंट्रीज बोले थे. ठीक है. जन्नत मैडम, मैम भेज दो क्योंकि सैटरडे को हमारे चैप्टर 2 का टेस्ट मैं भेज रही हूँ, अभी भेज रही हूँ. है. चैप्टर अरे मैम जन्नत मैम, आपका फोन है आपके पास? आया? ओके, गुड. नाउ
आप उनसे ले लेंगे नोट्स, आपका ग्रुप होगा ना कोई yesterday क्या? अच्छा ठीक है, wait a minute, let me look for that, just give me a moment. Document chapter 1. Yeah. Open book. Visual. What did you say your name was? Sharwari. आ गया ना आपको? And you have a kid on your DC? Okay. NDA के कौन से नोट्स चाहिए आपको? Physiographic divisions. इसके ऊपर आपका टेस्ट है कल संडे को, वीकेंड नहीं सैटरडे को, परसों। ओके ठीक है। अरे ये तो जूम है ना। ओके ठीक है। Let me know if you find any problems with those notes. I'll control that. ये वाला जो second chapter है ना, I'll just give you a brief walk-in so that we can do it next time. तो ये वाला जो हमने पहला वाला chapter में देखा कि how the population is distributed and what are the various factors of distribution and how the population grows, है ना, demographic transition. Second chapter में we'll basically see the age structure, population का composition देखते हैं, तो age wise दिखाते हैं and like we discussed कि कौन सा population हमारे लिए काम को आएगा, है ना, we are looking at that. Then हम 3 types के population pyramids देखते हैं. देन दूसरा जो कॉम्पोजिशन है, जैसे हमने एज का स्ट्रक्चर देखा वैसे हम सेक्स कॉम्पोजिशन भी देखते हैं, लाइक फीमेल पॉपुलेशन एज अपोज टू द मेल पॉपुलेशन. ओके, दैट इज व्हाट वी लुक एट एंड देन वो थोड़ा सा कंसिडर करना जरूरी होता है. एंड देन लास्टली वी कंसिडर देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज डेमोग्राफिक डिविडेंड, मीनिंग एक सर्टेन एज ग्रुप में अगर आपका पॉपुलेशन सबसे ज्यादा रहा तो फिर उसका आपको फायदा कैसे होता है, यू बेसिकली लुकिंग एट दैट. ओके, सो दैट्स द डेमोग्राफिक डिविडेंड. एंड देन लास्टली यू लुक इनटू दिस पार्ट, ये लिटरेसी एंड एजुकेशन के बेसिस पे आप पॉपुलेशन को क्लासिफाई करते हो कि हाउ मच ऑफ योर पॉपुलेशन इज एक्चुअली लिटरेट और कितना एजुकेशन है उनका एंड हाउ दैट मेक्स अ डिफरेंस. ऑब्वियसली वी ऑल अंडरस्टैंड कि जितना ज्यादा एजुकेटेड पॉपुलेशन होगा उतना हमारे लिए बेटर है, इकोनॉमी के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए बेटर होगा. ओके, and lastly the occupational structure, meaning you're trying to see how many people are engaged in the primary sector, how many in the secondary and how many in the tertiary sector, वो सब देखने की कोशिश करते हैं हम लोग. ओके, तो फिर उस हिसाब से करेंगे. lastly is going to be the rural urban population composition, meaning how many people live in the rural areas, how many in the urban areas, that is going to affect your GDP. okay, वो आपके GDP को affect करता है. and हम usually एक मिनट हम माइग्रेशंस को देखते हैं. उसके बाद आफ्टर वंस वी लुक एट द पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद हम माइग्रेशन स्टडी करेंगे. वी आर लुकिंग एट व्हाट आर द वेरियस रीजंस फॉर व्हिच माइग्रेशन हैपेंस एंड स्टफ लाइक दैट. तो वी आर सेइंग फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, कि रीजन टू रीजन माइग्रेशन होता है. फॉर एग्जांपल यू नो हाउ पीपल मोस्टली कम टू पुणे और बॉम्बे टू वर्क इवन फ्रॉम सराउंडिंग विलेजेस, वो रीजनल माइग्रेशन हो गया. ओके, कि पीपल कम ओवर हियर. एंड देन दूसरी बात होती है कि ड्यूरेशन के हिसाब से माइग्रेशन. समटाइम्स यू विल टू अ शॉर्ट टर्म माइग्रेशन, कभी आप लॉन्ग टर्म माइग्रेशन करते हैं. फॉर एग्जांपल कोई इंडिया छोड़ के या फिर मैं पुणे छोड़ के परमानेंटली बॉम्बे वगैरह चली जाऊँ, तो देन दैट वुड बी लॉन्ग टर्म माइग्रेशन. ओके, या फिर कोई लोग जब
थोड़ी देर के लिए आ जाते हैं, पढ़ने के लिए 4 साल के लिए, आप इंजीनियरिंग की डिग्री करने आ गए हो इसलिए आप आ जाते हो, तो दैट्स अ शॉर्ट टर्म माइग्रेशन, है ना, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग. देन लास्टली यू गो फॉर वेरियस रीजंस फॉर माइग्रेशन एंड दैट कुड बी मेनी, कि देयर आर पीपल जहाँ पे कोई फिजिकल कैलामिटीज हो गए इसलिए शिफ्ट हो गए, या सो ऑन सो फोर्थ, इकोनॉमिक रीजंस एंड सो ऑन सो फोर्थ. एंड देन लास्टली यू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन द पॉपुलेशन. ओके, दिस इज व्हाट द नेक्स्ट चैप्टर इज गोइंग टू बी अबाउट. ठीक है, मेरे पास 3 मिनट है, 3 मिनट में हम पॉपुलेशन स्ट्रक्चर्स नहीं कर सकते ना, पॉपुलेशन पिरामिड्स नहीं कर सकते, इट डजंट मेक एनी सेंस टू अस. ठीक है, नो वरीज. क्या करते हैं आप, जाते हैं? हाँ, चलिए, बाय बाय. Thank you. थैंक यू.